नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए थे, यानी जो लोग भी यूपीएससी 2024, बीपीएससी 69 या बीपीएससी जो है 70 लिखने वाले हैं, इसके अलावा आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं या कोई अन्य स्टेट पीसीएस, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये बैच स्टार्ट किया गया था। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में चर्चा किए थे कि कैसे जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग ये डिसीजन लिए थे कि सबसे पहले जो हम लोग अपने बेसिक को अच्छा करेंगे, यानी अपना जो है यदि अपना एक फाउंडेशन मजबूत हो जाता है तो फिर पढ़ाई आपका जो है आसान हो जाता है। कुछ स्टैंडर्ड बुक यदि हम लोग पढ़ लेते हैं इसके साथ तो आपका तैयारी जो है कंप्लीट हो जाता है। साथ साथ हम क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्लस जो है टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं, तो आपका तैयारी बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाता है। तो इस चरण में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए थे क्लास 11th का जो है ओल्ड एनसीईआरटी। अब ये ओल्ड एनसीईआरटी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इस सब का जवाब ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर बात कर चुके हैं। ये बैच जो है मैं बताया था कि प्री एज वेल एज मेंस के लिए चलाया जा रहा है, तो यहाँ पे मेंस के लिए भी चलाया जा रहा है। प्री का मैं बताया हूँ कि आपको एमसीक्यू कराऊंगा, जल्द ही मैं आपको प्री का एमसीक्यू कराऊंगा। मेंस का आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिखने के लिए दिया ही जा रहा है। बाकी चूंकि अब आपका एक रियल चैप्टर स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। आप लोग जो है अपना आंसर लिख के, और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिर से मैं बता दे रहा हूँ जो लोग भी देख पा रहे हैं, आप लोग जो है टेलीग्राम जो है एक नंबर मैं आपको दिया हूँ, ग्रुप में ऑलरेडी डाला हुआ है। ठीक है, नंबर मैं एक बार और लिख देता हूँ, 90 आपका 1504059 इस पे अपना आंसर सबमिट करेंगे। क्योंकि क्या है, बहुत सारे लोग जो है अभी शुरुआत कर रहे हैं अपनी पढ़ाई का, कुछ लोग जो है पहले से पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जो है आंसर लिखने में हेजिटेशन है। और ये बनता है, हेजिटेशन तो बनता ही है, बट आप आंसर लिखना शुरू कर दें और यही आपका एक शुरुआत होगा मेंस आंसर राइटिंग के लिए। तो यहाँ से जैसे भी जो भी बन पाता है, गलत सही जैसे भी आपको लगता है, आप आंसर लिखिए और सबमिट कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ दिन बाद जो है इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आप लोग अपना आंसर लिख के और सबमिट करेंगे। मैं जो है नंबर दे दिया हूँ ऑलरेडी, जो है टेलीग्राम ग्रुप में भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पे नंबर प्रोवाइड किया गया है। आप इंडिविजुअली जो है जो भी आप आंसर भेजेंगे, ठीक है, अपना नाम जरूर लिख देंगे उस पर, अपना नाम लिख देंगे और अपना आंसर भेज देंगे, ताकि हम जब फीडबैक देंगे तो हमको जो है क्लियर हो जाए कि ये जो है किसका आंसर है। क्योंकि बहुत सारे लोग का आंसर आ जाएगा तो मैं बता नहीं पाऊंगा ऐसे में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप में मैं सोचा कि आप लोग सब सारे लोग सबमिट करेंगे। वजह यह है कि कुछ लोग वहाँ पे हेजिटेशन करेंगे कि हाँ मेरा आंसर सही होगा, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। इसलिए मैं ऐसा आपके लिए काम किया हूँ कि इंडिविजुअली आप मेरे को ही जो है सबमिट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े थे, इसका एक हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, फिर जो है अगली यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले एक और बात, यहाँ पे जो है टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रहा है, तो आप लोग जाकर वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। आर ओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है, सेक्शनल टेस्ट, साथ साथ ईपीएफओ का भी टेस्ट यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग जाके जो है टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बीपीएससी 69 का जल्दी हम लोग टेस्ट स्टार्ट करेंगे, और यूपी पीसीएस और यूपीएससी का ऑलरेडी टेस्ट यहाँ पे किया जा चुका है। तो यूपी पीसीएस का कुछ और टेस्ट हम यहाँ पे, सॉरी मैं यूपी पीसीएस नहीं, यूपीएससी के लिए जो है और टेस्ट यहाँ पे लगाऊंगा। क्योंकि मैं एक यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन पूछा था, तो काफ़ी लोग का वहाँ पे जवाब था कि यूपीएससी के लिए भी क्वेश्चन जो है कराया जाए, मैं फिर से कराऊंगा। तो बाकी आप लोग चैनल पर बने रहें, चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, इस लेक्चर को अधिक से अधिक लोग शेयर करें, ताकि इसमें अधिक से अधिक लोग ऐड हो चुके हैं। देखिए, यदि अधिक से अधिक लोग इनिशियल में अगर ऐड होंगे तो साथ आपके चल सकेंगे, नहीं तो बाद में कोई ऐड होते हैं तो फिर जो है प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसलिए अभी ही, चूंकि अभी स्टार्टिंग ही पीरियड में है ये लेक्चर, तो आप लोग अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलिए। और पीडीएफ वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, दो दो टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे, एक एनसीईआरटी बैच के लिए है और एक जो है आपका नॉर्मल टेलीग्राम ग्रुप है। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है या आपको कोई पीडीएफ चाहिए स्टडी से रिलेटेड, कोई भी आपको सजेशन वगैरह चाहिए, तो मैं जो नंबर दिया हूँ उस पर स्टडी रिलेटेड आप वैलिड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप जो है कॉल नहीं करेंगे, चूंकि व्यस्तता होने के कारण मैं आपका कॉल पिकअप नहीं कर पाऊंगा। आप लोग वहाँ पे जो है अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, और एज पॉसिबल जो है हम क्या करेंगे, आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। बाकी आपको जो है संडे का तो मैं रिप्लाई जो है देने का जरूर प्रयास करूंगा। चलिए, तो आज हम लोग को देखना है उत्तर वैदिक अवस्था, और यहाँ पे राज्य वर्ण व्यवस्था जो है पनप गई थी। तो आज हम लोग ये अध्याय इसका 9 देखने वाले हैं, आर एस शर्मा का, आपका चैप्टर नंबर 9। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे कि प्राचीन भारत का इतिहास का महत्व, पहला अध्याय यही था। ठीक है, इसमें हम लोग देखे थे कि वर्तमान में जो है अतीत की क्या प्रासंगिकता है, यानी एक वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए
हमारे लिए अतीत कैसे जो है मददगार साबित हो सकता है, ठीक है, इसके ऊपर डिटेल में चर्चा किया गया था। आखिर हमको इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है, इतिहास पढ़ने से क्या लाभ है, और क्या इतिहास केवल जो है ये आपके एग्जाम के लिए जो है उपयोगी है या आपके जीवन के लिए भी उपयोगी है, सारे जो है मुद्दों पे हम लोग चर्चा किए थे। अगले अध्याय में हम लोग देखे थे प्राचीन भारत इतिहास के आधुनिक लेखन, यानी इतिहास जो है, आज जो हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, आखिर इसका लेखन जो है कब से शुरू हुआ, इसके ऊपर हम लोग चर्चा किए थे। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि इतिहास जो है क्रमबद्ध तरीके से इनिशियल टाइम पीरियड में बहुत पहले जो है लिखा नहीं गया था। जब ये आपका उपनिवेशवादी काल आता है, यानी जब यहाँ पे यूरोपीय लोग आते हैं, उसके बाद अपने इतिहास को जो है वो लिखने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है। कुछ उनको एविडेंस भी मिलते हैं और उन तथ्यों के आधार पे यहाँ पे इतिहास को जो है लिखने का जो है प्रयास किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे उपनिवेशवादियों का विचार और उनका हमारे इतिहास में क्या योगदान रहा। अब देखिए, कुछ ऐसे वो तथ्य जो है प्रस्तुत कर दिए थे जो बिल्कुल ही इनवैलिड था, सही तरीके से जो है सभी चीज़ों को नहीं दिखाया गया था, क्योंकि हर एक लोगों का एक अपना विचारधारा होता है और उसमें जो है वो अपने आप को हमेशा वो सर्वे सर्वा दिखाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में उनका भी यही विचारधारा रहा था। उन्हीं को काउंटर करते हुए यहाँ पे राष्ट्रवादी के दृष्टिकोण हम लोग देखे थे और उनके हमारे इतिहास में क्या योगदान रहा था। ठीक है, ये सब हम लोग देखे थे। इसके बाद नेक्स्ट देखे थे कि एज ए मान लीजिए आपको अगर हिस्ट्री का पुस्तक लिखना है तो क्या करना होगा। ठीक है, आपको क्या चाहिए, सोर्सेज चाहिए, स्रोत चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट देखे थे आपका स्रोत के प्रकार और इतिहास के निर्माण में इस स्रोतों का कैसे योगदान है। स्रोत में भी हम दो तरह का स्रोत देखे थे, एक देखे थे पुरातात्विक स्रोत और एक देखे थे आपका साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में जैसे आपको कुछ अवशेष हो गए, भौतिक अवशेष, सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए। साहित्यिक स्रोत में हम लोग दो तरह का स्रोत देखे थे, एक देशी स्रोत और एक विदेशी स्रोत। देशी में भी हम लोग दो तरह का देखे थे, एक धार्मिक और एक लौकिक। धार्मिक का हम लोग वेद वगैरह देखे थे, ठीक है, वेद, आरण्यक, उपनिषद, इन सब के मदद से हम लोग कैसे जो है इतिहास जान सकते हैं। फिर हम लोग विदेशी जो है स्रोत में देखे थे कि जो विदेशी यहाँ पे आए थे उनका विवरण जो है प्राप्त करके हम लोग इतिहास को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये सब मैटर के ऊपर हम लोग चर्चा किए थे। फिर अध्याय 4 में हम लोग देखे थे भौगोलिक ढांचा, यानी ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर चर्चा किए थे कि जो भौगोलिक स्ट्रक्चर होता है वो हिस्ट्री जो है बनाने में कैसे मदद करता है। आप सभी को पता है कि इंसान जो है कहाँ रहना पसंद करेगा। ठीक है, अब बहुत समय पहले की बात है तो उस समय इंसान कहाँ रहेगा, जहाँ उसको भोजन मिले, जहाँ उसको पानी मिले, जहाँ उसको जानवरों से जो है रक्षा जो है कोई कर पाने वाला ऐसी कोई व्यवस्था हो। तो जहाँ क्या होगा, केव वगैरह, गुफा हो जहाँ, ठीक है, नदी से नज़दीक हो कि उसको पानी भी मिल जाए। ठीक है, चूंकि इसी पे हम लोग का जीवन टिका हुआ है और साथ साथ भोजन का उपलब्धता हो, तो वैसे वैसे जगह को इंसान पसंद करेगा। तो ऐसे में भौगोलिक ढांचा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हम लोग देखे थे। नेक्स्ट हम लोग देखे थे अपना स्टोन एज यानी प्रस्तर युग, यानी आदिम मानव के बारे में पढ़े थे। ये देखिए, आदिम मानव का ये जो विकास हुआ था, यानी पहले आप सभी को पता है कि खानाबदोश का जीवन व्यतीत करता था और खानाबदोश का जीवन ये जो व्यतीत करता था, ये टाइम पीरियड काफ़ी लंबा रहा था, काफ़ी लंबा अवधि रहा था। कृषि का आविष्कार होने में काफ़ी जो है लाखों वर्ष यहाँ पे लग गए। हम लोग बिल्कुल इस टाइम पीरियड के बारे में यहाँ पे अध्ययन किए थे, इसको 3 भागों में बाँट के। ठीक है, पूरा पाषाण काल देखे थे लोग, मध्य पाषाण काल और यहाँ पे नवपाषाण काल। नेक्स्ट हम लोग देखे थे ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल और जो है कृषक संस्कृति के बारे में कि तांबा वगैरह का खोज कहाँ किया, हम लोग लोकेशन वाइज देखे थे कि भारत में जो है यहाँ पे कहाँ जो है देखने को मिला था। ये सब तथ्य हम लोग देखे थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखे थे उसी के पैरेलल में, ताम्र पाषाण काल के पैरेलल में एक जो है सभ्यता एग्जिस्ट कर रही थी, वो है कांस्ययुगीन सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पूरा पढ़े थे। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत आज तक प्रश्न जो है बनाए जा चुके हैं। इसके हम लोग भौगोलिक विस्तार के बारे में पढ़े थे, इसके नगर योजना के बारे में पढ़े थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है भारत का पहले नगरीय सभ्यता है। आखिर इसको हम लोग भारत का पहला नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं। ठीक है, उस समय जो है तकनीक का क्या स्थिति था, उस समय ज्ञान विज्ञान का क्या स्थिति था, उस समय जो कृषि का क्या स्थिति था, और उस समय का धार्मिक मान्यता कैसे था, क्या उस समय कोई लिपि थी, क्या उस समय कोई मुद्रा था। हर एक जो है एक एक पहलू पे हम लोग चर्चा किए थे। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो आपका पिछला यूनिट था, हम लोग देखे थे अपना आर्यों का जो है आगमन और ऋग वैदिक युग। तो हम लोग ऋग वैदिक युग के बारे में पढ़े थे और आर्यों के आगमन के बारे में पढ़े थे। और इसमें हम लोग देखे थे 4-5 जो है मुद्दे पर चर्चा हुआ था। सबसे पहले तो इस बात पे हम लोग चर्चा किए थे कि आर्य का जो है मूल निवास स्थान कहाँ है। आर्य का जो है मूल निवास स्थान कहाँ है, इस पे हम लोग चर्चा किए थे पहला। और इसको लेके जो है डिफरेंट डिफरेंट विद्वान का डिफरेंट डिफरेंट विचारधारा था। ठीक है, हम लोग देखे थे। और इसके अलावा हम लोग देखे थे कि इनका जो है राज्य व्यवस्था कैसा था, उस समय परिवार का क्या स्थिति था, इनका भौगोलिक प्रसार के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, आर्यों का। फिर हम लोग आर्थिक जीवन के बारे में पढ़े थे।
तो हम लोग देखे थे भौगोलिक प्रसार के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में पढ़े थे, और धार्मिक जीवन के बारे में पढ़े थे, और राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे? ठीक है, हम लोग जो है वैदिक युग देखे थे। पिछले यूनिट में वैदिक युग देखे थे, और वैदिक युग में मैं बताया था कि इसको दो भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो आपका ऋग वैदिक युग होता है, और ये ऋग वैदिक युग जो है इसमें हम लोग 1500 जो है बीसी से लेके और 1000 बीसी तक का कहानी पढ़े थे, यानी लगभग लगभग 500 सालों का इतिहास, यानी ईसा के जन्म के 1500 साल पहले से लेके ईसा के जन्म के 1000 वर्ष पहले की कहानी। नेक्स्ट जो आज हम लोग देखने वाले हैं ये उत्तर वैदिक काल देखने वाले हैं, यानी आज हम लोग पढ़ेंगे 1000 बीसी से लेके और आपका 600 बीसी की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें भी आज हम लोग देखेंगे, कंपेयर करेंगे पहले से कि भौगोलिक प्रसार जो आर्यों का इनिशियल टाइम पीरियड में था वो कहाँ था, हम लोग कल देख चुके थे। तो अब जो है उत्तर वैदिक काल आते आते इनका भौगोलिक प्रसार में क्या कोई चेंजेज आया कि वहीं पर रह गए हो, फिर इनके आर्थिक जीवन में जो कोई चेंजेज आया, क्या इनके समाज में कोई चेंज आया, क्या धर्म में जो चेंज आया, ठीक है, राजनीतिक जीवन में चेंजेज आया, तो इन सब जो है पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम मैप से आपको मैप के माध्यम से दिखाने का प्रयास किए थे। ठीक है, ये लोग जो है इनिशियल टाइम पीरियड में कहाँ थे, तो हम लोग देख रहे थे इनिशियल टाइम पीरियड में ये लोग सब सिंधु क्षेत्र में थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल आते आते इनका जो है भौगोलिक विस्तार यहाँ पे चेंज होता है। अच्छा, इनको जो है आने को लेके डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट कहानी बताए थे, तो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि जैसे ये आर्य लोग जो थे, ये तिलक का कहना था कि ये ध्रुवों से आए थे, उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। ठीक है, अविनाश चंद्र दास का कहना था कि ये सब संधव से आए थे। ठीक है, चाइल्ड का कहना था कि ये लोग दक्षिणी जो है दक्षिणी रूप से दक्षिणी एरिया से आए हुए थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती का कहना था कि ये लोग तिब्बत के निवासी थे। तो डिफरेंट डिफरेंट इतिहासकार का अपना मत था, लेकिन लास्ट में हम लोग देखे थे कुछ जो है एविडेंस के आधार पे कि ये लोग पश्चिमी एशिया, ठीक है, पश्चिमी एशिया से आए थे। और ऐसा जो है क्यों कहा गया था, क्योंकि जिन व्यवस्था वहाँ पे पाया गया है, और जैसे हम लोग को यहाँ पे आपको ऋग्वेद में मंत्र वगैरह देखने को मिलते हैं, वैसे सिमिलर जो है वहाँ पे भी आपको मंत्र वगैरह देखने को मिलते हैं। इस आधार पे हम लोग डिसाइड किए थे कि ये लोग जो है कहाँ से आए हैं, तो ये लोग जो है यूरेशिया या एशिया का निवासी हैं। और आर एस शर्मा भी यही बताते हैं आपको कि ये लोग जो है यूरेशिया या मध्य एशिया के निवासी हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग ऋग्वेद पे चर्चा किए थे। मैं बताया था कि ऋग्वेद जो है इसका ये जो वर्जन हम लोग पढ़ रहे हैं, चूंकि ओरिजिनल वर्जन है नहीं, इसकी ओरिजिनल कॉपी तो मिली ही नहीं है, इसका हम लोग ये सकाल वर्जन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो है मंडल 10 थे, इसके ऊपर हम लोग चर्चा किए थे। ठीक है, 2 से 7 तक जो है पुराना मंडल था, और एक और 10 जो है आपको बाद में ऐड किया गया था। सारे मैटर पे हम लोग चर्चा कर लिए थे। चलिए तो इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज कहानी हम लोग। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं ये तो क्लियर होगा आप सभी को। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं अपना उत्तर वैदिक अवस्था, राज्य और वर्ण व्यवस्था। आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में कोई राज्य का कंसेप्ट नहीं था, कोई वर्ण व्यवस्था का कंसेप्ट नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्ण व्यवस्था भी आ गया, एक राज्य भी बन गया। तो इस ये डेवलपमेंट जो है कैसे हुआ, इसी के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। अब पेशेंस जो है थोड़ा सा रख के, धैर्य रख के, कंटेंट चूंकि इसमें ज़्यादा है, मैं ऑलरेडी पहले क्लास में ही बता दिया था, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के आप लोग सुनेंगे। ठीक है, मैं इसमें टाइम जो है मिनिमाइज नहीं कर सकता। देखिए, मैं ऐसा एक काम कर सकता हूँ कि इसका जो है संक्षेपण आपको बता दूँ। जो मैक्सिमम आप अगर यूट्यूब में कहीं लेक्चर देखेंगे तो आपको संक्षेपण ही मिलेगा इसका। ठीक है, कुछ जो है इसका निष्कर्ष मिलेगा, आपको निष्कर्ष बता दिया जाएगा, और फिर आपको जो है डिटेल दिया जाएगा साइड से कि आप लोग जो है अब क्या करें, एक जो है ऑप्शनल बैच ज्वाइन करें या डिटेल्ड बैच आप लोग ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको हम लोग डिटेल में बताएंगे। तो बाकी हम लोग क्यों ना यहाँ पे डिटेल में एक ही बार पढ़े, हमारा कहना है एक बार पढ़े सर्वश्रेष्ठ पढ़े। ठीक है, एक बार ही करें लेकिन अच्छे से काम करें। यहाँ पे जो भी तथ्य लिखा है हम लोग सारा कुछ पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके बेसिस पे हम लोग मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो है मेंस में क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है, तो एक बार आपका जो है ध्यान जो है थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे केंद्रित हो पाएगा। चलिए, देखिए, पहला क्वेश्चन इस यूनिट में आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए अश्वमेध किसको बोलते हैं, हम लोग इसको जानेंगे। वाजपेयी क्या होता है, संग्रहित क्या होता है, विष क्या होता है, उपनयन, गोत्र, आश्रम, यज्ञ, चित्रित धूसर जो है मृदभांड क्या है। इस सब के ऊपर आपको छोटे छोटे जो है, यानी आप यहाँ पे जो है 20 से 30 वर्ड में जो है इसको लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर वैदिक अवस्था से क्या अभिप्राय है, आखिर इसको हम लोग उत्तर वैदिक अवस्था क्यों बोल रहे हैं, इस काल के अध्ययन के लिए प्रमुख स्रोत क्या क्या है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको लिखना है। ऋग वैदिक लोगों की अपेक्षा उत्तर वैदिक लोग का भौतिक जीवन में क्या अंतर था, आपको बताना है। ठीक है,
जैसे यूनिट फिनिश होगा आपको जवाब मिल जाएगा। देखिए ऋग वैदिक काल में जो है लोगों का क्या स्थिति था, भौतिक जीवन हम लोग ऑलरेडी पढ़ दिए हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में क्या रहा, तो आप कंपेयर करके बता सकते हैं क्या चेंजेज हुआ। और मैं पहले ही बता चुका हूँ इतिहास क्या है, परिवर्तन का ही अध्ययन क्या होता है, आपका इतिहास कहलाता है। अगला देखिए, उत्तर वैदिक काल की जो है राजनीतिक पद्धति का वर्णन करना है। इस समय राजनीतिक पद्धति कैसी थी, इसमें ऋग वैदिक काल की अपेक्षा क्या अंतर था। यानी उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक अवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, उत्तर वैदिक काल में भौतिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, दोनों क्वेश्चन यही है। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संगठन का वर्णन करना है। यानी मैं ऑलरेडी आपको जो बताया वही सब कहानी यहाँ पे आपका आंसर है। इस समाज में क्या परिवर्तन हुआ, राजनीतिक जो है पद्धति में क्या परिवर्तन हुआ, भौतिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में वैदिक जनों के प्रसार का विवरण दीजिए, कि आखिर जो है उत्तर वैदिक काल में इनका भौगोलिक प्रसार कहाँ से कहाँ हुआ। और लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं, जो भी प्रथा माना गया उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ। क्योंकि अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि इनका जो है धार्मिक विश्वास वैदिक काल में यानी ऋग वैदिक काल में क्या था, तो इसका विवेचना करना है। समाज में ब्राह्मणों का महत्व क्यों बढ़ गया, ठीक है। बताए कि उपनिषद का मुक्तक किन किन विचारों में व्यक्त किया गया, तो उपनिषद में कौन कौन सा विचार दिया गया, इन्हीं प्रश्न का हमको उत्तर मिलेगा। आप लोग आंसर जो है लिखेंगे, ठीक है, और आंसर लिख के आप लोग मैं जो नंबर दिया हूँ वहाँ पे आप सबमिट करेंगे। आपको जो है फीडबैक दिया जाएगा, आप अपने में इंप्रूव करेंगे, और ऐसे करके आप जो है धीरे धीरे इंप्रूव करके आप बेस्ट आंसर लिख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग टॉपिक देख लेते हैं, आर्यों का विस्तार। मैं ऑलरेडी कल आपको बता दिया था, ठीक है, कि इनिशियल टाइम पीरियड में आर्य लोग ये कहाँ थे, ये पश्चिमी क्षेत्र में थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इनका विस्तार हुआ, और ये जो है आपको विस्तार होते होते उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो एक नदी पड़ती है सादानीरा, यानी गंडक नदी। गंडक नदी तक इनका विस्तार हो जाता है, ठीक है। तो पहला तो चेंज यही देखने को मिलेगा, और यही आपको पहला टॉपिक पढ़ना है। देखिए, उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग वैदिक काल के बाद हुई है, ठीक है। सबसे पहले ऋग्वेद का रचना हुआ, ठीक है। वैदिक सूक्तों या मंत्रों के संग्रह को हम क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं, ठीक है। संहिता किसको बोलते हैं, जो भी वैदिक सूक्त है या मंत्र है इनका कलेक्शन को क्या बोलते हैं, संहिता बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है, ठीक है। तो ऋग्वेद संहिता क्या है, सबसे पुराना है। इसी के आधार पर हमने आरंभिक वैदिक युग का वर्णन किया है। तो जो भी हम लोग पिछला यूनिट में पढ़े थे वो किसके बेसिस पे, ऋग्वेदिक के आधार पे हम लोग पढ़े थे। ऋग्वेद में जीवन क्या था, ऋग्वेद में समाज का क्या स्थिति था। आगे देखिए, गाने के लिए ऋग्वैदिक सूक्तों को चुनकर धुन में बांधा गया, और इस पुनर् जो है पुनर्विन्यास संकलन का नाम सामवेद जो है संहिता पड़ा। यानी सामवेद कहाँ से आया आपका, तो जो ऋग्वेद था, ठीक है, मैं ऑलरेडी कल बता दिया था कि सामवेद और ऋग्वेद में अंतर क्या है, ठीक है। देखिए ऋग्वेद हो गया आपका, देखेंगे तो ऋग्वेद और आपका सामवेद में अंतर क्या है। तो ऋग्वेद तो हम लोग कल पढ़े थे इसके बारे में। देखिए ऋग्वेद का टोटल और टोटल मंत्र एज इट इज यहाँ पे सामवेद में कॉपी किया गया, केवल 75 ही मंत्र अलग हैं। सामवेद में देखेंगे तो केवल 75 मंत्र अलग हैं। बेसिक डिफरेंस इसका समझ ले आप लोग। ऋग्वेद और सामवेद में एज इट इज लगभग यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया गया, केवल 75 मंत्र यहाँ पे अलग है, बाकी सारा क्या है यहाँ पे कहानी सेम है। अंतर क्या है, तो ये जो आपको सूक्त थे, ऋग्वेद के सूक्त, इनको चुनकर इनको धुन में बांधा गया। एक इनको जो है गाने का, एक बोलने का एक तरीका डेवलप किया गया, और इसी को हम लोग सामवेद बोले, ठीक है। तो सामवेद आप सभी को पता ही है कि सामवेद में जो है गायन के बारे में जो है आपको बताया गया कि एक धुन में जो है, एक लय में जो है मंत्र का उच्चारण हम लोग कैसे करें, यही आपको बताया गया है सामवेद में। क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, अगला है आपको ऋग वेदोत्तर काल में सामवेद के अतिरिक्त अन्य जो है दो संकलन तैयार हुए, ठीक है। तो सामवेद के अलावा दो संकलन क्या क्या हुआ, पहला यजुर्वेद संहिता और दूसरा आपका अथर्ववेद संहिता। तो एक तो पहले ऋग्वेद आया, और ऋग्वेद के बाद आपका सामवेद, फिर आपका यजुर्वेद आ गया, और एक आ गया अथर्ववेद संहिता। अच्छा, संहिता का मीनिंग तो आप सभी को पता ही चल गया होगा। अभी थोड़ी देर पहले हम क्या बताएं, संहिता किसको बोलते हैं, वैदिक सूक्तों या मंत्रों के संग्रह को क्या बोलते हैं, संहिता बोलते हैं। तो बहुत सारे मंत्रों का कलेक्शन क्या हो गया आपका, ऋग्वेद हो गया। वैसे ही मंत्रों का कलेक्शन सामवेद हो गया। लेकिन सामवेद से ऋग्वेद में क्या अंतर था, यानी ऋग्वेद से रिस्पेक्ट में सामवेद में देखेंगे तो क्या चेंजेस देखने को मिला आपको। ओके देखिए, तो यहाँ पे प्रश्न यही है
कि आपका मैं बता रहा था कि ऋग्वेद से सामवेद कैसे अलग है, तो मैं आपको क्या बताया कि इसमें जो है जो भी सूक्त थे उनको धुन में एक बांधा गया और इनके तरीके से जो है गाने का संकलन करने का प्रयास किया गया, इसी को सामवेद बोलते हैं। इसके अलावा मैं बोला कि दो और यहाँ पे संकलन देखने को मिलते हैं, एक यजुर्वेद और एक आपका अथर्ववेद। यजुर्वेद में केवल जो है ऋचाएं ही नहीं है, उन्हें गाते समय जाने वाले जो है किए जाने वाले अनुसंधान भी दिए गए हैं। अब देखिए यजुर्वेद आते आते जो है आपको ये कर्मकांडी वेद है, ठीक है। यजुर्वेद क्या है आपका? कर्मकांडी वेद है। इसके आते आते कर्मकांड प्रवेश हो गया मनुष्य के जीवन में, ठीक है। यहाँ पे यज्ञ का उल्लेख है और यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है कि केवल ऋचाएं ही नहीं है, उनको गाते समय कुछ अनुसंधान भी किए गए। अब जैसे गाइए और आप क्या करें, आप कर्मकांड करने लगे, जैसे आप मान लीजिए कि आप जो है कुछ हवन आहुति दे दे किसी का तो आपको ये भला हो जाएगा, तो उसको गाते समय ये चीज़ ऐड किया गया। तो आप देखिए डेवलप जो है कैसे चीज़ें हुई हैं, हमारी जो धार्मिक मान्यता है जो आज हम लोग फॉलो करते हैं वो कैसे डेवलप हो रहा है, देख लीजिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया है, यजुर्वेद में केवल ऋचाएं ही नहीं है, उनको गाते समय अनुसंधान भी किया गया और इस तरह से मैं बताया कि ये कर्मकांडी वेद हो गया। अब यहाँ पे आते आते कर्मकांड, आप जो है ये दान दे दीजिए आपका ये हो जाएगा, आप ये कर दीजिए, ठीक है। अब मैं किसी पे जो है पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ये हमारा समाज का जो है शुरू में जैसे डेवलप्ड हुआ है यही चीज़ें हैं। बाकी किताब में लिखा गया है, मैं कृष्ण किसी व्यक्ति को पर्सनल जो है उनके विचारधारा उनके व्यक्तित्व को जो है ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, जो भी बुक में मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाते समय अनुसंधान भी दिए गए, इन अनुष्ठानों में उनकी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का परिचय मिलता है, ठीक है। तो उनकी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का कैसे परिचय मिलेगा, जिसमें इन अनुष्ठानों का उद्भव हुआ है। अथर्ववेद में देखेंगे तो विपत्तियों और व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र संग्रहित किया गया, कि जब भी विपत्ति आए या व्याधि हो कोई, तो हम लोग तंत्र मंत्र के हेल्प से क्या करेंगे, इसको हम लोग छुटकारा इस पे पा सकते हैं। इसमें आए तथ्यों से आर्योत्तर लोगों के विश्वासों और रूढ़ियों का पता चलता है, ठीक है। आगे देखें, वैदिक संहिताएं जो है कई ग्रंथ लिखे गए जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। इनमें वैदिक अनुसंधान की विधियां संग्रहित है और उन अनुसंधानों और सामाजिक और धार्मिक व्याख्या भी की गई है, ठीक है। जैसे देखिए आप यजुर्वेद लिख दिया गया, सामवेद अथर्ववेद हो गया, ठीक है। अब इन वेदों को जो है ब्राह्मणगढ़ जो है ठीक ठीक नहीं समझ पाते थे, ठीक है, इनका उच्चारण नहीं कर पाते थे। ऐसे में क्या जरूरी था, ठीक है, कि वेदों का जो है एक्सप्लेनेशन किया जाए, इनको एक भाषा दिया जाए। तो ऐसे में क्या किया गया, एक ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया। देखिए कहानी ये है सिंपल सा, ये जो ग्रंथ थे ये संस्कृत में लिखे हुए थे और इनको जो है सारे जो है आसानी से लोग पहुंच नहीं पाते थे। अब यहाँ तक जो है ब्राह्मण ग्रंथ थे उनको भी समझ में नहीं आ पाता था, कुछ लोग को ही ये अच्छे ढंग से समझ में आ पाता था। और ऐसे में क्या किया गया, इन वेदों को जो है ब्राह्मण ग्रंथ अच्छे से समझ पाए और इनका उच्चारण अच्छे से कर पाए, इसके लिए क्या आपको लाया गया, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा आपका। तो कई ग्रंथ लिखे गए जिन्हें क्या ब्राह्मण कहते हैं, इनके वैदिक अनुसंधान और विधियां संग्रहित की गई और उन जो है अनुष्ठानों की सामाजिक और धार्मिक व्याख्या भी की गई, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। चलिए अब जो है आप सभी को पता है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन एक आध वर्ड और कर देता हूँ। और इसके बाद एक आपका चिंतन ग्रंथ आया जो अरण्यक कहलाया। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे जंगल में जाके जो है धर्म का आपका प्रैक्टिस करता है, उसके अरण्यक लिख दिया गया। एक लास्ट में जो दर्शन आएगा आपका, ठीक है, दर्शन हमको कहाँ से मिलेगा, उपनिषद से। यानी उपनिषद में जो है गुरु के समीप जो है बैठ के ज्ञान प्राप्त करने को हम लोग प्रथा को बोलते थे। तो उपनिषद देखेंगे, उपनिषद में हम लोग दर्शन देखेंगे, तरह तरह के लोगों का क्या देखेंगे, विचार देखेंगे, ठीक है। इसमें जो है उपनिषद में देखेंगे तो आपको कर्म कांडों का इसमें आलोचना किया गया है, ठीक है। कर्म के सिद्धांत को मान्यता दिया गया है, पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उपनिषद में क्या किया है, चूंकि देखिए यहाँ पे सभी सबसे पहले आपका ऋग्वेद है, फिर सामवेद आता है, यजुर्वेद आता है, अथर्ववेद आता है। ये जो वेदें आती है इनके बाद पढ़ने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद बताया हम कि अरण्यक आ जाता है, ठीक है। उपनिषद कब आता है, जब एक कर्म कांड हमारे समाज में व्याप्त हो जाता है, तो इन्हीं कर्म कांड से छुटकारा पाने के लिए उपनिषद आता है। ये उपनिषद क्या करता है, कर्म कांडों का आलोचना करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। हम लोग देख रहे थे ये जो वैदिक अनुसंधान की विधियां इसमें संग्रहित की गई है ब्राह्मण ग्रंथ में, और उन स्थानों में सामाजिक और धार्मिक व्याख्या भी की गई है। ये सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व उत्तरी गंगा मैदान में रचे गए हैं। तो ये 1000 से लगभग 600 या 500 मान ले आप। उत्खनन और अनुसंधान के फलस्वरूप इसी काल और इसी क्षेत्र के आपको
लगभग जो है आपको यहाँ पे देखेंगे तो आपको लगभग यहाँ पे 700 जो है स्थल प्रकाश में आए हैं। ठीक है, खुदाई वगैरह हुआ और साइंटिफिक अध्ययन के बाद में हमको जो है 700 स्थल यहाँ पे मिले हैं, जहाँ सबसे पहले जो है बस्तियां कायम थी। और इन्हें जो है चित्रित जो है धूसर मृदभांड यानी जो पीजीडब्ल्यू अर्थात पेंटेड ग्रेवेयर स्थल है कहते हैं, क्योंकि यहाँ के निवासी जो है मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग के कटोरे और थालियों का प्रयोग करते थे। ऐसा हमको बस्तियां देखने को मिलता है। और वो लोग क्या करते थे, लोहे के हथियारों का भी प्रयोग करते थे, यानी उत्तर वैदिक काल आते आते आपका लोहे का आविष्कार हो चुका था। ठीक है, तो लोहा यहाँ पे खोजा जा चुका था। उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ और चित्रित जो है धूसर मृदभांड और लौह अवस्था के पुरातत्व, इन दोनों के संयुक्त साक्ष्य से हमें आभास मिलता है कि ईसा पूर्व प्रथम जो है शताब्दी से पूर्वार्ध में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और आपको राजस्थान के जो है संलग्न क्षेत्रों में बसने वाले लोगों का जीवन कैसा था। उक्त जो है ग्रंथों में प्रकट होता है कि पंजाब में आर्यजन गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए थे। ठीक है, तो ये सप्त संदर क्षेत्र से जो है आपका गंगा यमुना दोआब से होते हुए संपूर्ण जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैल गए थे, जैसे मैं आपको बताया। ठीक है, और यहाँ पे एक कहानी है कि दो प्रमुख कबीले इस समय थे, एक भरत और एक पुरु। ठीक है, जो हम पहले चर्चा किए थे, एक भरत हो गया, एक कबीला पुरु हो गया, एक हो गए और क्या बन गया, कुरु बन गया। तो भरत और पुरु मिलके क्या बन गए, कुरु नाम के विद्युत हो गए। आरंभ में वे लोग जो है दोआब के ठीक छोर पे सरस्वती और दृष्टद्वैती नदियों में के प्रवेश में बसे हुए थे। ठीक है, और शीघ्र ही कुरुओं ने दिल्ली के क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया, और जो कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, ये अभी जो क्षेत्र आपको कहाँ पे अभी वर्तमान समय में हरियाणा में देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे वो पंचालों से भी मिल गए, जो दोआब के मध्य भाग में काबिज थे। एक कुरुक्षेत्र जो है, ये जो कुरु थे अब पंचालों से भी मिल गए। इस प्रकार कुरु पंचाल अब एक हो गए और सत्ता जो है दिल्ली क्षेत्र पे और दोआब के ऊपरी भाग में, मध्य भाग में ये फैल गई। आप देखिए इनका धीरे धीरे कैसे जो है विस्तार हो रहा है। तब उन्होंने हस्तिनापुर को अपना राजधानी बनाया। ये कुरु और पंचाल मिलके हस्तिनापुर को क्या करते हैं, अपना राजधानी बनाते हैं, जो मेरठ जिले में आपको पड़ता है। कुरुकुल का इतिहास भारत युद्ध को लेकर मशहूर है, जिस पे महाभारत नाम का विख्यात महाकाव्य है। महाभारत में आप इसके बारे में परिचित होंगे। यह माना जाता है कि भारत युद्ध जो है 950 ईसा पूर्व के आसपास कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। हालांकि ये दोनों जो है कुरुकुल के ही थे। इस युद्ध के फलस्वरूप वस्तुतः सारे जो है कुरुवंशियों का जो है नाश हो गया। ठीक है, ये जो युद्ध हुआ महाभारत आपको पता ही है, काफी भीषण युद्ध हुआ था। हस्तिनापुर में मिली सामग्रियों से, जिनकी तिथि 900 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व की अवधि आकी जा सकती है, वहाँ की बस्तियां का और नगर जो है जीवन के धुंधले आरंभ का पता चलता है। तो देखिए हस्तिनापुर में जो हमको कुछ साक्ष्य प्रमाण मिले हैं, उनके आधार पे हम बता सकते हैं कि ये 900 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व की अवधि की ये सब बस्तियां हैं। ठीक है, कुछ साक्ष्य वगैरह भी मिले हैं, किंतु महाभारत में हस्तिनापुर का जो वर्णन है उसे इसका कोई मेल जो है नहीं होता है, क्योंकि इस महाकाव्य की रचना बहुत बाद में ईसा के चौथी सदी के आसपास हुई है, जब भौतिक जीवन में काफी उन्नति हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल में लोग जो है पकाई हुई ईंट का प्रयोग करने लगे थे। देखिए हम लोग कल बात किए थे कि जो ऋग वैदिक काल था, एक गांव का जो है ग्रामीण जो है एक तरह से क्या था, आपका संस्कृति था। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता की तरह नगरीय नहीं था। लेकिन उधर वैदिक काल आते आते देखिए क्या हुआ, लोग जो है पकाई हुई ईंट का प्रयोग कर रहे हैं, शायद ही जानते थे वो। ठीक है, पकाई हुई ईंट का प्रयोग शायद ही वो जानते थे, बट यहाँ शुरू हो गया था। हस्तिनापुर की खुदाई में जो कच्ची संरचनाएं हमको मिली है, न भव्य ही कही जा सकती है और ना ही टिकाऊ। ठीक है, ये हमें जो प्रमाण मिला है उसके बारे में बताया जा रहा है। प्राचीन कथाओं के अनुसार हम जानते हैं कि हस्तिनापुर जो है बाढ़ में बह गया, और कुरु वंश में जो जीवित रहे वो इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में जाके बस गए थे। आप जब महाभारत वगैरह देखे होंगे, ठीक है, तो आप जो है लास्ट में देखते होंगे कि आखिर उसका जो है पतन कैसे होता है। ठीक है, तो बाढ़ वगैरह में बताया गया वहाँ की बह गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, आज के जो है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले में फैला हुआ पंचाल राज्य जो है उत्तर वैदिक साहित्य में वर्णित जो है अपने दार्शनिक राजाओं और तत्वज्ञानीय ब्राह्मणों को लेकर विख्यात था। उत्तर वैदिक काल का जो है अंत होते होते 600 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक लोग दोआब से पूरब की ओर, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल और उत्तरी बिहार के विदेह में फैल गए। ये जो है 600 ईसा पूर्व की कहानी है आपको। यद्यपि कौशल राम की कथा से जुड़ा हुआ है, फिर भी
वैदिक साहित्य में राम कथा का कोई उल्लेख हमको नहीं मिलता है। ठीक है। इन वैदिक लोगों का पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में ऐसे लोगों के संपर्क हुआ जो तांबे के औजार और काले जो है और लाल मृदभांड का ये प्रयोग जो है आपको करते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका सामना संभवतः उन लोगों से हुआ जो के औजार और गेरुए और लाल रंग के मृदभांड का प्रयोग करते थे। ये लोग संपर्क में आ रहे हैं देखिए दूसरे लोगों से। ठीक है। और आपको एक मैं बात बता दूं कि ये जो उत्तर वैदिक काल था इनका प्रसार जो है गंडक नदी, मैं बोला कि सादा नीरा तक ये लोग पहुंच गए थे और उसको पार नहीं कर सके थे। तो ये लोग क्या बताया कि गंडक के जो इस पार रहने वाले लोग हैं ये क्या है, अनारे लोग हैं। ठीक है। अनारे लोग हैं और जब ही ये लोग इनके क्षेत्र में आते थे ये जो क्या कराते थे, यहाँ पे यज्ञ कराते थे इनको शुद्धि के लिए। ठीक है। तो ये सब उस समय जो है प्रथाएं आ चुकी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि उन्हें संभवतः ऐसे लोग की बस्तियां जहां तहां मिली है जो काले और लाल जो है मृदभांड का प्रयोग करते थे। कहा जाता है कि कुछ स्थानों पे उनका जो है मुकाबला उत्तर हड़प्पाई संस्कृति को अपनाने वाले लोगों से भी हुआ था, परंतु लगता है कि ये लोग जो है मिश्रित संस्कृति वाले थे, जिस संस्कृति को शुद्ध हड़प्पाई नहीं कहा जा सकता है। उत्तर वैदिक लोगों की अगर स्थिति के बारे में हम लोग आगे बात करें तो शत्रु चाहे जो भी रहे उनका किसी भी बड़े और संलग्न क्षेत्र पे जमाव नहीं था। ठीक है। उत्तरी गंगा मैदान उनकी संख्या बहुत ही अधिक नहीं थी। उत्तरी गंगा मैदान में देखेंगे विस्तार के दूसरे दौर पे वैदिक लोग इसलिए सफल हुए क्योंकि उनके पास लोहे का हथियार और अस्वचलित रथ थे। देखिए आर्यों का विस्तार का मुख्य वजह क्या है आपका, इनके पास जो है लोहे का आविष्कार हो जाना। उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हो जाएगा, आप सभी को पता है लोहे का आविष्कार हो जाएगा तो उससे जंगलों का कटाई आसानी से होगा और इनका भौगोलिक प्रसार जो है काफी आसानी से बढ़ेगा। ठीक है। तो दूसरे दौर में आपको क्या देखने को मिलेगा, लोहे का आविष्कार, और दूसरे इनके पास क्या है, अश्व जो है। अश्व की वजह से ये काफी जो है कम समय में एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते थे। आगे देखिए चित्रित जो है धूसर मेजबान पीजीडब्ल्यू लौह अवस्था संस्कृति और उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कार्य में देखते हैं कि आखिर जो लौह, इसको लौह अवस्था संस्कृति क्यों बोलते हैं, लोहा का यहाँ पे खोज हो चुका था। तो उत्तर वैदिक काल का जो है अर्थव्यवस्था का क्या स्थिति था इसके ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, बाकी हम लास्ट में समराइज कर देंगे। तो लास्ट का जो समरी होगा बस वही आपको लिखना होगा आपके जो है प्रश्न पत्र में। बाकी यहाँ से देखिए आपको क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ से आपको एक लैंग्वेज देखने को मिलेगा, आखिर जो है कहानी कैसे लिखी जा रही है, कैसे प्रस्तुत की जा रही है। ऐसे लैंग्वेज बना के आप मेंस का आंसर राइटिंग कर सकते हैं। देखिए लगभग जो है 1000 ईसा पूर्व में लोहा जो है आपको कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिलता है। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व में। यह स्पष्ट नहीं है कि यहाँ से जो है यह कैसे जो है फैला, यानी वहाँ से कैसे फैल गया। उसी समय पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में भी लोहे का प्रयोग होने लगा था। ठीक है। मृतकों के साथ कब्रों में गाड़े गए लोहे के औजार भी भारी मात्रा में खुदाई में निकले हैं। ऐसे औजार बलूचिस्तान में भी मिले हैं। ठीक है। तो पहला बात तो स्पष्ट है कि ये लोहा कहाँ से मिल रहा है, कर्नाटक के धरवार से, लेकिन इसका विस्तार हमको अन्य जगह पर भी देखने को मिल रहा है, जैसे आप देख रहे हैं पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में। ठीक है, लोहे का प्रयोग। ठीक है। उसके बाद आप बलूचिस्तान वगैरह में भी देख रहे हैं। लगभग जो है इसी काल में पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी लोहे का प्रयोग पाया जाता है। खुदाई से ज्ञात होता है कि तीर के नोक, बर्छे के फाल आदि लोहे लौह शास्त्रों का प्रयोग लगभग 8 से ईसा पूर्व से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आमतौर पे होने लगा था। यानी हम लोग अभी 1000 से लेकर 6 से ईसा पूर्व की कहानी देख रहे हैं और इसी बीच में आपका 8 से ईसा पूर्व आता है और हमको बहुत सारे साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं यहाँ पे लोहा का प्रयोग होने लगा था। कहाँ पे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लोहे के इन हथियारों से वैदिक लोगों ने ऊपरी दोआब के सामने आए अपने बचे जो है कुछ शत्रुओं को परास्त भी कर दिया और ऊपरी गंगा मैदानों में जंगलों को साफ करने में लोहे की कुल्हाड़ी का ये काम होता होगा। ठीक है। तो दोनों ये मदद कर रहा था। हालांकि वर्षा केवल 35 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर तक होने के कारण ये जंगल ज़्यादा जो है घने नहीं रहे होंगे। जंगल ज़्यादा घने नहीं होंगे तो उसको साफ करना भी आसान होगा। वैदिक काल के अंतिम दौर में लोहे का जो है ज्ञान, ठीक है, देखें यहाँ पे एक मैप दिया गया है। चलिए इस मैप को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, बाकी जो है क्लियरिटी थोड़ा सा कम है इसका। भारत में जो है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का वितरण हमको जहाँ जहाँ देखने को मिलता है इसी का एक आपको मैप दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में क्लियरली जो है मेंशन है। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये राजकोट है आपको, ये अहमदाबाद है, ये उज्जैन है, ठीक है, जबलपुर दिख रहा है आपको, ठीक है, रायपुर दिख रहा है। तो ये सब जगह हमें क्या मिला है आपको,
यहाँ पे चित्रित धूसर मृदभांड का जो है हमको यहाँ पे साक्ष्य देखने को मिला है। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा ये वाला इलाका जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मिला है। ये जो है पूरा इलाका को देखें यहाँ पे, इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनका जो है प्रसार कहाँ से कहाँ तक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग अभी देख रहे थे कि वर्षा अधिक न होने के कारण जंगल घने नहीं होते थे उस एरिया में, और वैदिक काल के अंतिम दौर में लोहे का ज्ञान जो है आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदेह में फैल गया। और इन प्रदेशों में जो पुराना सबसे लौह आपको शास्त्र लोहा अस्त्र पाए गए थे, ईसा पूर्व 7वीं सदी के हैं। ठीक है, ये जो है लोहे के बारे में एक कहानी दी गई है। और उत्तर जो है वैदिक ग्रंथों में देखेंगे तो धातु का श्याम और कृष्ण अयस भी इसको कहा गया है। यद्यपि लोहे के कृषि औजार कम पाए गए हैं, तथापि इसमें संदेह नहीं है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का मुख्य जीविका खेती हो चुकी थी। अब लोहे का प्रयोग करके लोग जो है खेती का जो है यहाँ पे खेती करने लगे थे। ठीक है, वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12 और 24 तक बैल हल जोते जाने का चर्चा है। ठीक है, तो यहाँ पे 6, 8, 12, 24 तक बैल जो है जोते जाने का यहाँ पे साक्ष्य हमको मिलता है। इसमें कुछ जो है अतियुक्ति भी हो सकती है, हो सकता है। जुताई जो है लकड़ी के फाल वाले हल से होती थी, जिसमें ऊपरी गंगा के मैदान में हल्की मिट्टी संभवतः जो है काम लिया जाता होगा, जहाँ जो है ऊपरी जो हल्की मिट्टी होती है, जहाँ आसानी से जुताई हो सकता है। यज्ञों में जो है पशु बलि के प्रचलन के कारण बैल पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं रहे होंगे। आपको पता है कि क्रम कांड आ गया था, क्रम कांड आने से पशु जो है यहाँ पे पशु बलि भी होता था। ठीक है, पशुओं को बलि दी जाती थी, और ऐसे में पशुओं का संख्या भी यहाँ पे जो है कम रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसलिए खेती आरंभिक अवस्था में ही थी, किंतु किंतु इसके व्यापक प्रचलन में संदेह नहीं है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में आप देखेंगे तो हल संबंधित अनुसंधान का लंबा वर्णन किया गया है। ठीक है, कहा गया है कि सीता के पिता और विदेह के राजा जनक ने हल चलाया था। ठीक है, ऐसा उसमें वर्णन किया गया है। और उन दिनों राजा और राजकुमार भी शारीरिक श्रम करने में हिचकिचाते नहीं थे। अब देख रहे हैं स्थिति क्या है, वहां पे क्या बताया जा रहा है आपको कि राजा भी हल चलाया करते थे। ठीक है, सीता के पिता और विदेह के राजा जनक, ठीक है, इनके द्वारा हल चलाए जाने की घटना के वर्णन कहाँ किया जाता है, शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, और ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि उन दिन राजा और राजकुमार वो भी शारीरिक श्रम करने में हिचकिचाते नहीं थे। कृष्ण के भाई जो बलराम हैं हलधर कहलाते थे, आपको पता ही है, क्योंकि हल उसका हथियार था। उत्तर वैदिक काल में हल चलाना उच्च वर्णों के लिए वर्जित हो जा गया। ठीक है, तो उत्तर वैदिक जैसे आता है, आप देख रहे हैं कि उच्च वर्ग के जो भी लोग होते हैं, उच्च वर्ण के लोग। अच्छा, ये वर्ण कैसे डेवलप हुआ आप देख रहे हैं। हम लोग कल ऋग वैदिक काल देखे थे, वहां पे कोई जाति का नाम निशान आपको नहीं था। ठीक है, तो ये जातियां कैसे डेवलप हो रही है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये जो हमको 4 वर्ण देखने को मिल रहा है, उसका यहाँ पे डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है। वैदिक काल के लोग जौ तो उपजाते ही रहे, पर इस काल में चावल गेहूं उनका जो है फसलें भी हो गई थी। बाद में चल के गेहूं पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्य खाद्य हो गया था। वैदिक लोग का चावल से परिचय सबसे पहले दोआब में हुआ था। वैदिक ग्रंथों में इनका नाम जो है यहाँ पे ब्रीही बताया जाता है। ठीक है, चावल का अवशेष हमको हस्तिनापुर से भी मिला है। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ की आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। वह ईसा पूर्व जो है 8वीं शताब्दी का है। इसी समय आसपास एटा जिले में देखेंगे तो आपका अंतर जो है रंजड़ी खेरा में भी चावल मिला हुआ है। वैदिक अनुसंधान में जो है चावल का प्रयोग का एक विधान है। ठीक है, पर गेहूं का प्रयोग का जो है कदाचित यहाँ पे गेहूं का भी प्रयोग यहाँ पे कदाचित होता था। उत्तर वैदिक काल में लोग जो है कई प्रकार के तिलहन भी यहाँ पे उत्पादन करते थे। उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो बहुत प्रकार के कलाओं और शिल्पों का उदय हुआ है। ठीक है, हमें लोहारों और धातुकारों के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, अवश्य वो लोग जो है 1000 ईसा पूर्व के आसपास कुछ ना कुछ लोहे का जो है काम करते रहे होंगे। तांबे से उनका परिचय वैदिक काल के आरंभ से ही था, कल हम लोग पढ़े थे। 1500 ईसा पूर्व से पहले ही तांबे के बहुत सारे औजार के जखीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में आपको मिले हैं। इनसे क्या प्रकट होता है कि वैदिकोत्तर समाज में ताम्र शिल्पी थे, यानी तांबा का उनको ज्ञान था। आगे देखिए, वैदिक लोग संभवतः जो है राजस्थान के खेतरी से तांबा के खानों का उपयोग करते थे। जो भी हो, वैदिक काल लोगों ने जिन धातुओं का प्रयोग किया उनमें तांबा जो है पहला रहा होगा। ठीक है, और ऐसे हम लोग देखे भी थे कि तांबा जो है मानव द्वारा जो है इस्तेमाल किया गया पहला ये धातु है। तांबे की वस्तुएं चित्रित जो है धूसर मृदभांड स्थलों में भी पाई गई है। इन वस्तुओं का उपयोग मुख्यतः लड़ाई और शिकार और आभूषण के रूप में किया जाता था। आगे देखते हैं,
बुनाई केवल जो है स्त्रियां करती थी, किंतु यह काम बड़े पैमाने पे होता था। चमड़े, मिट्टी और लकड़ी की शिल्प भारी प्रगति हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मिट्टी और लकड़ी के शिल्प का भी काफी जो है यहाँ पे काम किया जाता था। उत्तर वैदिक काल के लोग चार प्रकार के मृदभांड से परिचित थे। एक तो था आपका काला और लाल मृदभांड, दूसरा काला जो है पॉलिस्टार मृदभांड, तीसरा चित्रित धूसर मृदभांड और चौथा आपका लाल मृदभांड। ये चार तरह का हमको मृदभांड का यहाँ पे साक्ष्य मिला है। इनमें अंतिम प्रकार का मृदभांड उनके बीच सबसे अधिक प्रचलित था, यानी लाल मृदभांड सबसे ज्यादा प्रचलित था। और देखेंगे तो अभी हम लोग मैप में भी देखे थे, ठीक है, लगभग जो है समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया गया है। ठीक है, लेकिन चित्रित धूसर मृदभांड उनके सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक है। इनमें कटोरा और थालियां भी हमको मिली है, जिनका व्यवहार जो है शायद जो है उदयमान उच्च वर्णों के लोग जो है धार्मिक कृत्यों या भोजन के कामों में जो है करते होंगे। चित्रित जो है धूसर मृदभांड वाले अस्त्रों में जो कांच की निधियां और चूड़ियां मिली है, उनका प्रयोग प्रतिष्ठान वर्धक वस्तुओं के रूप में जो है इन्हें गिने लोग ही करते होंगे। कुल मिला जुला कर बात अगर हम लोग करें तो वैदिक ग्रंथ और उत्खनन दोनों के शिल्प वस्तुओं के विशेषीकृत उत्पादन का संकेत हमको मिला है, यानी शिल्प का यहाँ पे स्थिति अच्छा था। उत्तर वैदिक में स्वर्णकारों या आभूषण निर्माताओं का उल्लेख है, जो संभवतः समाज के संपन्न वर्ग की आवश्यकता को जो है ये पूर्ति करते होंगे। खेती और विविध शिल्पों की बदौलत अब जो है उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए थे। उत्खननों और अनुसंधानों में हमें कुछ आभास भी मिलता है। उत्तर वैदिक काल की बस्तियां कैसी थी आखिर? तो देखिए, चित्रित धूसर मृदभांड स्थल न केवल कुरु पंचाल क्षेत्र में अर्थात पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली में भी व्यापक रूप से हमको मिला है। ठीक है, अच्छा, मृदभांड मिल रहा है तो इससे आपको क्या लग रहा है? आपको पता होगा जहां भी मृदभांड मिलेगा वहां कभी ना कभी लोग रहे ही होंगे। ठीक है, और वो उस समय का स्थिति को प्रकट कर रहा है, बल्कि जो है मध्य क्षेत्र अर्थात पंजाब और हरियाणा में संलग्न भागों में भी मत्स्य क्षेत्र अर्थात राजस्थान के जो है मत्स्य क्षेत्र राजस्थान को बोलते थे, इस भागों में भी हमको देखने को मिला है, जैसे हम लोग मैप में अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे। इन स्थलों में संख्या कुल मिलाकर 700 के करीब आपको हो सकती है। अधिकतर ऊपरी गंगा घाटी में यहाँ पड़ते हैं। इनमें से आपको इन्हें गिने स्थानों को उत्खनन जो है पाया गया है, जैसे आपको हस्तिनापुर है। ठीक है, उसके बाद अंतर जो है रंजी खेड़ा, जखेड़ा और नो, चूंकि बस्ती के भौतिक अवशेषों का जमाव 1 मीटर तक ही है, और इसलिए मालूम पड़ता है कि ये बस्तियां जो है 1 से 3 सदी तक टिकी रही होगी। काफी स्थल जो है यहाँ पे नए वास के भी थे, जहाँ ठीक जो है पहले कोई नहीं बसा था। लोग जो है कच्ची ईंटों के घरों में आपको लकड़ी के खंभों पे टीके जो है टीके टट्टी के घरों में रहते थे। ठीक है, टीके और टाटी आपको पता ही होगा कि टीके टाटी का घर, और उनके घर तो निम्न कोटि के हैं, फिर भी उन्होंने चूल्हे और अनाजों के प्रकट होता है कि चित्रित जो है धूसर मृदभांड काल के लोग जो उत्तर वैदिक लोग हैं, कृषि जीवी और जो है स्थिरवासी हैं। ठीक है, तो इनके जीवन में कृषि भी था और ये अस्थायी निवास रखते थे। लेकिन चूंकि किसान लोग सामान्यतः काठ के फाल वाले हल से जो है खेती करते थे, और इसलिए इतना अन्न जो है नहीं उपजा पाते थे। खेती भिन्न भिन्न व्यवसायों में लगे लोगों की आवश्यकता को पूरी कर सके। ठीक है, तो सरप्लस हमको देखने को उतना नहीं मिलता है, अतः किसान नगरों के उदय में हाथ नहीं बटा सके थे। नगरों को जो है उदय में इनका योगदान उतना आपको पता है, कृषि में सरप्लस होगा तो नगर के उदय में काफी अहम रोल जो है निभाएगा। उत्तर वैदिक ग्रंथों में नगर शब्द आया तो है, ठीक है, पर उत्तर वैदिक काल में अंतिम दौर में आकर हम नगरों का आरंभ का यहाँ पे मंद आभास होता है। तो जब उत्तर वैदिक काल यहाँ पे अब समाप्त होते जाता है, एकदम बिल्कुल समाप्ति के कगार पे होता है, तब हमें नगरों का आभास होता है। हस्तिनापुर और कसाम्बी जो इलाहाबाद के पास आपको वैदिक काल के अंत में महज यहाँ पे गर्भावस्था वाले नगर थे। ठीक है, एकदम समझिए बच्चा जब जन्म ले रहा है उस अवस्था में जो है यहाँ पे नगर था। इन्हें आद्य जो है यहाँ पे नगरीय स्थल कहा जा सकता है, यानी प्रोटो अर्बन जो है साइट इनको बोल सकते हैं। आगे चल के हम लोग महाजनपद देखेंगे अगला यूनिट। ठीक है, वैदिक ग्रंथों में जो है समुद्र और समुद्र यात्रा का भी चर्चा है। ठीक है, तो यहाँ पे समुद्र और समुद्र यात्रा का चर्चा है, इसे किसी न किसी तरह का वाणिज्य का संकेत मिलता है। ठीक है, व्यवसाय का हमको संकेत मिल रहा है, जिसे नई नई कलाओं और शिल्पों का उदय का बल मिला होगा। कुल मिला जुला कर देखें तो उत्तर वैदिक अवस्था में लोगों का भौतिक जीवन में भारी उन्नति हुई थी। ठीक है, तो भौतिक जीवन में भारी उन्नति हुई थी। पशुचारी और यावरी जो है जीवन प्रणाली बहुत घट गई थी। खेती जीविका का मुख्य साधन हो गई थी, और जीवन अस्थायी और खूटे में बंधा जैसा हो गया।
विविध शिल्पों और कलाओं को लैस होकर अब वैदिक लोग उत्तरी गंगा के मैदान में आपको स्थिर रूप से जो है बस गए थे। मैदान में बसने वाले किसान अपने निर्वाह के लिए तो काफी अनाज पैदा कर लेते थे और अपनी उपज का कुछ हिस्सा अपने मुखिया, राजाओं और पुरोहितों के निर्वाह के लिए बचा लेते थे। ठीक है, तो ये हम लोग देखे थे। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे टॉपिक है राजनीतिक संगठन के बारे में देख लेते हैं। उस समय राजनीति की क्या स्थिति थी। देखिए, हमको हड़प्पा सभ्यता में कुछ राजनीति के बारे में ज़्यादा खासा नॉलेज नहीं हो पाया है, चूंकि हम लोग वहाँ के लिपि को नहीं पढ़ पाया है। लेकिन ऋग वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था हमको बिल्कुल पता चलती है और यहाँ भी पता चलेगी उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक जनता वाली सभा समिति के दिन अब लद गए थे। आप देख रहे थे कि ऋग वैदिक काल में सभा समिति का सबसे ज्यादा रोल था। सभा समिति जो है राजा को क्या करते थे, नियुक्त करते थे। लेकिन यहाँ पे इनके दिन लद गए थे और उनकी जगह पे राजकीय प्रभुत्व आ गया था। यानी जो राजा होता था उसी का क्या हो गया था, प्रभुत्व हो गया था। ठीक है, विथत का जो है नामो निशान नहीं रहा था। ठीक है, सभा और जो है समिति अपनी जगह अपनी जगह जीती तो रही, पर उनका रंग ढंग जो है बदल गया। उनमें राजाओं और अभिजातों का बोलबाला हो गया। अब जो है सभा में स्त्रियों का प्रवेश जो है निषिद्ध हो गया और कुलीनों तथा ब्राह्मणों का प्रबल हो गया। अब आप देख रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल आते आते देखिए स्त्रियों के जो है यहाँ पे अवस्था में कैसे गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। सभा में स्त्रियों का प्रवेश क्या हो गया है, वर्जित हो गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो सभा और समिति का जो है यहाँ पे पावर जो है कम हो गया है। ठीक है, तो एक तरह से जो पहले गणतंत्रात्मक व्यवस्था था वो धीरे धीरे जो है राजतंत्रात्मक में आपको परिवर्तन होते दिख रहा है। ठीक है, राजा का यहाँ पे प्रभुत्व हो गया है। उसके अलावा कुलीन तथा ब्राह्मणों का यहाँ पे क्या हो गया है, अब प्रबल जो है प्रबल बढ़ गया है। ठीक है, राज्यों का आकार जो है वृद्धि से मुखिया या राजा अधिकाधिक जो है शक्तिशाली होता गया है। ठीक है, आप देख रहे थे पहले ये लोग कबीले में रहते थे। ठीक है, अब एक कबीला हुआ, इसमें 100 लोग रह रहे हैं, ऐसे बहुत सारा कबीला है। ये कबीले वाले जो है मजबूत हुए जीत के और बेहद मान लीजिए यहाँ पे 10 कबीलों को मिला लिए, इनका क्षेत्र भी बढ़ गया। अब इनका क्षेत्र बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, इनका शक्ति बढ़ेगा। इनका शक्ति बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, ये अब डिसीजन अपने से लेने लगेंगे। तो ऐसे में यहाँ पे जो है राज्यों का आकार में वृद्धि हुआ, मुखिया या राजा का अधिकाधिक जो है शक्तिशाली होता गया और सत्ता धीरे धीरे जो है जनजातीय से प्रादेशिक होती गई। ठीक है, तो जनजातीय से चेंज होकर प्रादेशिक होती गई। राजा या सरदार जो है कबीले पे शासन करते थे और उनके प्रमुख कबीले के नाम पे प्रदेशों का जो है नाम जो है पड़ा। ठीक है, तो उनके कबीले पे ही नाम पे क्या हो गया, अब प्रदेशों का नाम पड़ने लगा और उस प्रदेश के भीतर आपको प्रमुख कबीले के भिन्न भिन्न लोग बसते होंगे। आरंभ में हर प्रदेश का नाम वहाँ के सबसे बड़े बसने वाले कबीले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उदाहरण के लिए अगर देखेंगे तो पहले जो है आपको पंचाल हो गया, एक जन या कबीले का नाम था। तो पंचाल क्या था, एक जन या कबीले का नाम था। लेकिन अब पंचाल सबसे मजबूत हो जाएगा तो उस एरिया का नाम जो है पंचाल ही पड़ेगा। बाद में प्रदेश विशेष का नाम हो गया, प्रदेश विशेष का नाम पंचाल पड़ गया। आप देख रहे हैं राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता है पहले पहल इसी समय मिलने लगा। ये राष्ट्र शब्द का भी यहाँ पे उदय होने लगा आपको। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर वैदिक ग्रंथों में संकेत मिलता है कि राज्यों का जो है प्रधान या राजा का निर्वाचन होता था। ठीक है, तो राज्य का जो प्रधान है उसका क्या हो रहा है, निर्वाचन होता था। जो शारीरिक और अन्य गुणों से सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था वही राजा चुना जाता था। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप राजा चुनने का जो है हमको जो संकेत यहाँ पे मिलता है, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि राज्य का प्रधान किसको बनाया जाता था, उसका निर्वाचन होता था। जो शारीरिक रूप से तथा अन्य गुणों से जो है सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था उसी को राजा चुना जाता था। लेकिन आगे चल के देखेंगे स्थिति में परिवर्तन आएगा। वह अपने जो है सामान्य कुलजनों या अन्य जनों से जो विष कहलाते थे स्वेच्छा से दी गई भेंट प्राप्त करता था। आपको हम इसके ऊपर चर्चा किए थे। ठीक है, स्वेच्छा से जो टैक्स दिया जाता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, यहाँ पे बलि बोलते थे। जो बलि अर्थात चढ़ावा कहलाता था, परंतु राजा ने भेंट प्राप्त करने की प्रथा को अपना अधिकार बना लिया। शुरू में आप देख रहे हैं ऋग वैदिक काल में कि यहाँ पे जो ये बलि दिया जा रहा है लोग स्वेच्छा से दे रहे हैं, लेकिन बाद में राजा क्या कर रहे हैं, इसको अपना अधिकार बना लिए हैं और इस अधिकार को अपने पद की अन्य सुविधाओं को कायम रखने के उद्देश्य से उसने राजा के पद को अनुवांशिक या बपौती बना लिया। अब आप देख रहे हैं राजा जो पहले चुने जाते थे अब ये पद क्या हो गया, अनुवांशिक हो गया। अब राजा मजबूत कैसे होगा, अब जो बलि इसको पहले जो टैक्स जो है जो लोग अपने मन से देते थे अब इसको क्या नियमित बना दिया गया, इसको अधिकार बना दिया गया। ऐसे में राजा मजबूत होगा। इस प्रकार राजा का पद जो है समानतः उसके ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलने लगा। अब ये जो है आप अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़े, इनिशियल टाइम पीरियड में जो है थोड़े दिन पहले की बात है, स्थिति क्या थी,
जो भी शारीरिक और अन्य गुणों में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था, उन्हीं को जो है राजा चुना जाता था। लेकिन अब राजा जो है शक्तिशाली होता गया। ठीक है, शक्तिशाली कोई कब बनता है? ठीक है, शक्ति आज के अगर परिवेश में बात करें तो जिसके पास जो है, आपको पता है, जिसके पास क्या है अभी, मनी सबसे ज्यादा है, वो क्या हो जाएगा? शक्तिशाली हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट के पास आप देखते हैं कि इतने तरह के टैक्सेशन आते हैं, तो गवर्नमेंट क्या है? शक्तिशाली बन जाती है। ठीक है, जिस भी व्यक्ति के पास है, तो अगर ये शक्ति आते जाएगा तो उसका वो क्या होता जाएगा? उसका वो अब दुरुपयोग करने लगेगा। और ऐसे में आप क्या देख रहे हैं कि राजा का पद अब क्या हो गया? अनुवांशिक हो गया। ठीक है, और जो भी राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था उसी को अब राजा बनाया जाता था। लेकिन उत्तराधिकार का यह क्रम हमेशा जो है निर्विघ्न रूप से नहीं चला है। बिल्कुल ऐसा ही नहीं चला है। महाभारत में कहा गया था कि युधिष्ठिर के जो है छोटे भाई दुर्योधन ने उनके राज्य का अपहरण कर लिया था। आप लोग ये कहानी देखे होंगे। राज्य के खातिर पांडवों और कौरवों में कुल जो है, कुल का ही विनाश हो गया, आप लोग देखे थे। और इस युद्ध से स्पष्ट हो गया कि सत्ता के जो है, तो सत्ता में जो है कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्रम कांड के विधानों में राजा और भी प्रभावशाली बना दिया। तो जब क्रम कांड वाला बात आया, विधानों से राजा क्या बन गया? प्रभावशाली बन गया। राजा जो है अब क्या करने लगा? राजसूय यज्ञ करने लगा। अच्छा, राजसूय यज्ञ क्या होता है? ठीक है, जिसमें यह समझा जाता था कि उसे दिव्य शक्ति मिल गई है, वह अश्वमेध यज्ञ जो है करता था। ठीक है, इस यज्ञ में जो है राजा को, राजा का छोड़ा गया जो घोड़ा होता है, जिन जिन क्षेत्रों से बेरोक गुजरता था उन सारे क्षेत्र पे उस राजा का एक छत्र राज्य माना जाता था। बेसिकली इसमें क्या किया जाता था? मान लीजिए राजा के द्वारा एक घोड़ा जो है छोड़ दिया जाता था, उसके साथ कुछ सैनिक वगैरह रहते थे, तो राजा का जो है घोड़ा, उसके साथ उनका झंडा वगैरह भी उनका जो है चिन्ह होता था। और उनको जो है बिना रोक टोक के अगर पूरे क्षेत्र से गुजर दिया जाने लगा, तो उसी को हम लोग अश्वमेध यज्ञ बोलते थे। और ऐसे में अगर उसका कहीं विरोध हो जाता है तो फिर वहां पे युद्ध होता था। नहीं होता था तो मान लेते थे ऐसे राजा लोग जो क्या है, सबसे शक्तिशाली हैं। ठीक है, और उस राजा का एक छत्र जो है राज यहाँ पे माना जाता था। नेक्स्ट देखिए, वह वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़ भी करता था, जिसमें राजा का रथ उसके अन्य जो है सभी बंधुओं के रथों से आगे निकलता था। इन सारे अनुसंधानों में प्रजा की जो है चित्त पे राजा की बढ़ती हुई शक्ति और महिमा की गहरी छाप पड़ती थी। अब देखिए राजा कितनी शक्तिशाली बन गया है। नेक्स्ट देखें, ऐसा लगता है कि इस काल में कर और जो है नजराना का संग्रह प्रचलित हो गया था। ठीक है, अब कर वगैरह भी धीरे धीरे आपको डेवलप हो गया था, जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया। देखिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला है आपका, इसके संग्रह और संचयन के लिए जो है, अब देखिए राजा को अब टैक्स भी मिलने लगा, नजराना भी मिलने लगा। अब आपको पता है जब टैक्स मिलने लगा तो इसके संग्रह और संचालन के लिए कोई व्यवस्था किया जाएगा। ठीक है, आखिर टैक्स को वसूला जाए, कोई ना कोई मेथड होगा। इसके लिए अधिकारी रहता था। ठीक है, जो इसको क्या करता था? संग्रहित करता था। किसको? टैक्स वगैरह को। आगे देखिए, रामायण और महाभारत से हमको क्या ज्ञात होता है कि बड़े बड़े यज्ञों के अवसर पे राजा जो है भारी मात्रा में दान और उपहार बांटता था, और हर वर्ग के लोगों को उत्तम भोजन भी कराता था। राजा अपने कर्तव्य के संपादन में पुरोहित, सेनापति, पटरानी और कई अन्य उच्च कोटि के अधिकारियों का भी सहायता लेता था। निचले स्तर में देखेंगे तो प्रशासन का भार संभवतः ग्राम सभाओं पर ही रहता था, जिन पे प्रमुख कुलों का प्रधानों का नियंत्रण रहता था। ये सभाएं जो है स्थानीय वाद विवादों का फैसला भी करती थी। ठीक है, तो निचले स्तर पे जो है ग्राम सभा इन सब चीज़ों को देखती थी, वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हो उसको रिजल्व करती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा कोई अस्थाई सेना नहीं रखता था। ठीक है, अभी राजा कोई अस्थाई सेना आपको नहीं रखता था। युद्ध के समय कबीले के जवानों का दल जो है भर्ती कर लिए जाते थे, और क्रम कांड के अनुसंधान के अनुसार युद्ध में विजय पाने पे कामना से राजा एक ही थाली में अपने भाई बंधुओं के साथ जो है खाना पड़ता था। तो ऐसा कुछ था, जैसे जरूरत पड़ा कोई युद्ध हुआ तो वहां पे कबीले के जो भी जवान थे, जो भी यंग लोग थे, उनको दल में भर्ती करके युद्ध लड़ा जाता था। तो ये तो हुआ उस समय का राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। अब देखते हैं सामाजिक संगठन की क्या स्थिति थी। देखिए, उत्तर वैदिक काल का जो समाज है, चार जो है वर्णों में विभक्त था। ठीक है, और वो कौन कौन था? एक था ब्राह्मण, एक राजन्य क्षत्रिय बोलते थे इनको,
नेक्स्ट देखिए वैश्य, और अगला हो गया आपका शूद्र। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में, अच्छा ये जो हम ऋग वैदिक काल में ये चार यहाँ पे वर्ण हमको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते देखिए क्या हो गया, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय और एक वैश्य और शूद्र। यज्ञ का अनुसंधान अत्यधिक बढ़ गया था यहाँ पे, यज्ञ काफी ज्यादा किया जाता था, आप यज्ञ कीजिए आपका ये हो जाएगा, आपके यज्ञ से जो है आपकी जो है ये अभिलाषा आकांक्षा पूरी हो जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पे यज्ञ अनुसंधान जो है अत्यधिक बढ़ गया था, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में जो है अपार वृद्धि हो गई थी, क्योंकि इन पे एकाधिकार इन्हीं का था। ठीक है, तो यज्ञ का जब मान लीजिए बोलबाला बढ़ गया तो इनका शक्ति भी बढ़ेगा। आरंभ में 16 प्रकार के पुरोहितों में ब्राह्मण केवल एक प्रकार का पुरोहित होते थे, किंतु धीरे धीरे ब्राह्मण अन्य पुरोहित वर्गों को दबाते गए और स्वयं जो है प्रमुख वर्ग एक बन गए, और उन्हीं की यह प्रमुखता विलक्षण बात है जो भारत से बाहर आर्यों के समाज में नहीं पाई जाती है। तो देखिए ये जो यहाँ पे समाज डेवलप हो रहा है ये भारत से बाहर जो है, देखिए जैसे हम लोग बात किए थे कि ये जो आर्य लोग आए हैं ये आर्य मध्य एशिया से हम लोग बात किए, यूरेशिया से, तो और समाज में देखेंगे तो ये वाला बोलबाला आपको देखने को जनरली नहीं मिलेगा, लेकिन भारत में जो है डेवलप हो गया यहाँ पे, ये उनसे अलग हुआ। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात है ये। तो ब्राह्मण केवल एक प्रकार के पुरोहित होते थे, किंतु धीरे धीरे ब्राह्मण अन्य पुरोहित वर्गों को दबाते गए और स्वयं अपने प्रमुख ये वर्ग बना लिए, और उनकी ये जो है प्रमुखता विलक्षण बात है, क्योंकि भारत से बाहर ही आर्यों के समाज में कहीं हमको देखने को नहीं मिलता है। लगता है कि ब्राह्मण वर्ग की स्थापना में आर्योत्तर तत्वों का कुछ हाथ रहा होगा। ब्राह्मण लोग जो है अपने जो है यजमानों के लिए जो है अपने लिए धार्मिक अनुसंधान और यज्ञ भी करते थे। ठीक है, और कृषि कार्य से जुड़े जो है पर्व या त्योहारों को यजमानों का प्रतिनिधित्व भी करते थे वो लोग, तो यजमानों के लिए सब काम करते थे। वे युद्ध में राजा की जीत के लिए जो है देव आराधना भी करते थे, और उसके बदले राजा के अभय दान प्राप्त करते थे उनको। ठीक है, तो ये सब इनका काम था। कभी कभी ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठता जताने के लिए राजन्य से भीड़ भी जाते थे, जिनसे राजा के बांधव भी होते थे और क्षत्रिय वर्ग के नेता भी, लेकिन निचले दो वर्गों का सामना होने की स्थिति में ऊपर के दोनों वर्ग तुरंत आपसी जो है झगड़ा भूल जाते थे। ठीक है, तो कभी कभी इनका जो है क्षत्रियों का जो है हाँ, ब्राह्मण से टकराव होता है, लेकिन अगर नीचे के जो दो वर्ग थे, जो हम अभी चार वर्ग देखें, वैश्य और शूद्र की बात करें, तो दोनों वर्ग तुरंत जो है आपसी में, अगर ऐसा स्थिति बनता था कि दो वर्ग जो है सामना अगर इनका होता था, तो ऐसी स्थिति में ऊपर के दोनों वर्ग तुरंत आपसी में ये झगड़ा भूल जाते थे। उत्तर वैदिक काल के अंत में इस बात पे बल दिया जाने लगा कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच परस्पर जो है सहयोग रखना चाहिए, ताकि समाज में शेष भाग पे उन दोनों का प्रभुत्व बना रहे। ठीक है, आगे देखिए, राजाओं के परिजन होते हुए भी वैश्य जन मान्य की कोटि में रखे गए और उन्हें उत्पादन संबंधी काम सौंपा गया। ठीक है, तो राजा के परिजन भी होते थे, राजा के परिजन होते हुए वैश्य लोग अगर होते थे तो उनको जन सामान्य की कोटि में रखा जाता था, जो भी व्यापार वगैरह उनको व्यापार करने का काम दिया जाता था, जैसे कृषि, पशुपालन इत्यादि। यहाँ पे एक आप देख रहे हैं कि राजा के परिजन होने के बाद भी जो वैश्य जन सामान्य की कोटि में रखे जाते थे, उन्हें जो है उत्पादन संबंधित काम वगैरह सौंपा जाता था। उनमें कुछ लोग पसारी या शिल्पी का भी काम करते थे। वैदिक काल के अंत होते होते ये व्यापार अपनाने लगे। लगता है कि उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही राजस्व चुकाते थे। ठीक है, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों जो है वैश्यों से वसूले राजस्व पे ही जीते थे। आम जो है कबायली लोगों को बस में लाकर उन्हें जो है करदाता बनाने की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही। ऐसे कई अनुसंधान ज्ञात हैं जो दुर्दम लोगों को आपको राजा तथा उनके निकट बंधुओं के बस में लाने के लिए कामना से किए जाते थे। ये अनुसंधान उन्हें पुरोहितों द्वारा कराया जाता था, जो स्वयं प्रजा और वैश्यों को खसोट कर मोटे हुए थे। और ऊपर से तीन वर्ण का सामान्य विशेषता ये भी था कि वे जो है उपनयन संस्कार के अधिकारी भी थे। तो ऊपर के तीन वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको जो है उपनयन संस्कार का जो है अधिकारी बनाया गया था। ठीक है, अर्थात वो वैदिक मंत्रों के साथ जनेऊ धारण के अनुसंधान कर सकते थे। लेकिन जो चौथा वर्ण था उपनयन संस्कार, इनको अधिकारी नहीं था और वह गायत्री का उच्चारण भी मंत्र नहीं कर सकता था। और यहीं से उपनयन का अभाव शूद्रों में दास्ता का जो है द्योतक बन गया। आप देख रहे हैं कि ऊपर का जो तीन वर्ण है और नीचे का जो एक शूद्र वर्ण है, इसको कैसे यहाँ पे अलग किया जा रहा है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे डेवलप हो गया है। उपनयन संस्कार जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में देखने को मिलता है, और ये लोग जनेऊ भी धारण कर सकते थे। ठीक है, कुछ अनुसंधान भी कर सकते थे,
लेकिन जो चौथा वर्ण है आपका यहाँ पे शूद्र, इनको ना तो जो है उपनयन संस्कार का अधिकारी है, ठीक है, ना ही ये गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे में यहाँ पे शूद्र को जो है दास्ता का ये द्योतक माना गया कि यहाँ पे जो है इनको दास्ता जो है दास बनाए जाने के लिए ये सारा जो है योजन यहाँ पे किया जा रहा है। राजा जो राजन ने क्षत्रियों का अगुआ होता था, अन्य तीन वर्णों पे अपना प्रभुत्व जमाए रखने का चेष्टा करता था। उत्तर वैदिक काल के अंत भाग में देखे लिखे गए ऐतरेय ब्राह्मण में देखेंगे नामक वैदिक ग्रंथ में क्या कहा गया है आपको, कि ब्राह्मण जो है जीविका जो है चाहने वाले और दान लेने वाले हैं, लेकिन राजा जब भी चाहे उसे हटा सकता था। पैसे के बारे में कहा गया है कि वो राजस्व का देनदार है और राजा जब चाहे उसका दमन कर सकता था। यानी राजा को देखिए यहाँ पे शक्तिशाली बताया जा रहा है। सबसे बुरी स्थिति शूद्रों की थी। शूद्रों को अन्य वर्णों का सेवक बतलाया गया था और वह दूसरे की इच्छा के अनुसार काम करने वाला था और मार भी खाने वाला था। तो बिल्कुल दूसरे की इच्छा के अनुसार ये काम करने वाला था। समानतः उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में तीन जो है उच्च वर्णों और शूद्रों के बीच विभाजक रेखा देखने को मिलती है। देखिए जो भी जाति व्यवस्था है, जो भी ये वर्ण व्यवस्था है, इसका जो है क्रिएशन यहीं से हुआ है। तो बिल्कुल आप सभी से मेरा एक अनुरोध है, ठीक है, जो भी लोग देख रहे हैं पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि आप लोग जो है इन चक्रों में और इन जो है बातों में बिल्कुल ना पड़ेंगे। आप लोग जो है यहाँ पे किसी वर्ण जाति में ना पढ़ के और समाज को जो है आगे ले जाने में एक साथ मिलकर जो है आप काम करके आगे बढ़ सकते हैं। चूंकि आप यहाँ पे एक बात देख रहे हैं, ये सब जो डेवलपमेंट है यहाँ पे, ये जो भी डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है, ये कैसे जो है यहीं पे बनाया गया है। ये ऐसा कोई सिस्टमेटिक पहले से चलता हुआ नहीं आया है। फिर भी देखें, राज्याभिषेक संबंधित ऐसी जो है सार्वजनिक अनुसंधान होते थे। खैर आज हमारा देश जो है संवैधानिक देश है, संविधान के हिसाब से हम चलते हैं और यहाँ पे सभी को जो है एक समान राइट दिया गया है। लेकिन उस समय की स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जिनमें शूद्र शायद मूल आर्य जातीय कबीले के बचे हुए सदस्यों के हैसियत से भाग लेते थे। शिल्पियों में देखें तो रथकर आदि जैसे कुछ वर्गों का स्थान ऊंचा था, जिन्हें योगो जो है पवित्र पहनने का अधिकार भी था। इस प्रकार दिखाई देता है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण भेद अधिक जो है प्रखर नहीं हुआ था। परिवार स्तर पे देखिए, हम देखते हैं तो पिता का जो है अधिकार अब बढ़ गया था पहले से ज्यादा, ठीक है। वह अपने जो है पुत्र को उधर उत्तराधिकार से वंचित भी कर सकता था। राज परिवार में ज्येष्ठाधिकार का जो है प्रचलन अब ज्यादा हो गया था। पूर्व पुरुषों की जो है पूजा होने लगी थी। स्त्रियों का दर्जा समानता जो है गिरा। यद्यपि कुछ महिलाओं ने शास्त्रों में भाग लिया, कुछ रानियां पति के राज्याभिषेक अनुसंधान में भी साथ रही, पर समानता देखेंगे तो स्त्रियों के साथ जो है पुरुषों को नीचे और अधीनस्थ जो है माना जाने लगा। यानी स्त्रियों की स्थिति अब यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे गिरती हुई प्रतीत होती है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हो गई। तो देखिए यहाँ पे गोत्र प्रथा जो है उत्तर वैदिक काल में ही आपको क्या हुई, स्थापित हुई है। गोत्र शब्द का यहाँ पे मूल अर्थ क्या है आपका, गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन जो है पाला जाता है। परंतु देखेंगे यहाँ पे बाद में जो है इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष के उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। गोत्र का मतलब यानी एक ही प्रकार से पुरुष से उत्पन्न जो भी लोगों का समुदाय है वो एक ही गोत्र के लोग कहलाएंगे। फिर गोत्र से आपको बाहर विवाह करने की जो है प्रथा जो है यहाँ पे चल पड़ी। तदनुसार देखें एक ही गोत्र या मूल जो है पुरुष वाले लोग के बीच आपस में विवाह निषिद्ध हो गया। यानी देखिए गोत्र आगे चल के डेवलप हो गया कि ये एक ही प्रकार से पुरुष से उत्पन्न हुआ एक जो है परिवार है और इसी को एक गोत्र का नाम दे दिया गया। और आगे चल के बताया गया कि गोत्र एक गोत्र में जो है आपका विवाह का प्रचलन नहीं होगा, एक गोत्र का विवाह दूसरे गोत्र में किया जाएगा। आगे देखें, वैदिक काल में आश्रम अर्थात जीवन के चार जो है चरण जो है सुप्रतिष्ठित नहीं हुए थे, ठीक है। वैदिक तो काल में देखेंगे तो हमें चार जो है आश्रम देखने को मिलेंगे। वैदिक काल में आप देखेंगे तो वैदिक काल में तो हमको चार जो है जीवन का चार स्थिति बताने का जो है प्रयास यहाँ पे किया गया वैदिकोत्तर काल में। कौन कौन रहा, तो पहला रहा आपको ब्रह्मचर्य, ठीक है, या इसको छात्र अवस्था बोलते थे। दूसरा गृहस्थ हो गया, ठीक है, गृहस्थावस्था। तीसरा आपको वानप्रस्थ हो गया और चौथा आपका संन्यास हो गया, यानी संसारिक जीवन से विरक्त होने का। यानी 0 से जो है 25 साल तक बताया गया कि ब्रह्मचर्य का पालन किया जाएगा, ठीक है। 25 से लेके 50 तक आपको गृहस्थ का, 50 से लेके 75 तक आपका वानप्रस्थ का और 75 से लेके 100 तक जो है आपका संन्यास का। ये जो है उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे डेवलप हुआ है। चेंजेज आप देख रहे हैं और इसी चेंजेज के बारे में आपसे प्रश्न जो है पूछा गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में आदि से केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, ठीक है।
अंतिम में चतुर्थ आश्रम उत्तर वैदिक काल में सुप्रतिष्ठित नहीं हुआ था। हालांकि संन्यास जो है अज्ञात नहीं था। ठीक है, वैदिकोत्तर काल में केवल गृहस्थ आश्रम ही सभी वर्णों में समांतर तौर से प्रचलित था। आगे देखें, देवता अनुसंधान और दर्शन का क्या स्थिति था। ठीक है, उस समय धार्मिक स्थिति क्या थी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में उत्तरी द्वाब में देखेंगे तो ब्राह्मणों के प्रभाव में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया था। ठीक है, तो ब्राह्मणों के प्रभाव में क्या हो गया, यहाँ पे केंद्र स्थल बन गया। और लगता है कि सारा उत्तर वैदिक साहित्य कुरु पंचाल के इसी प्रदेश में विकसित हुआ है। यज्ञ इस जो है संस्कृति का मूल था। यज्ञ के साथ साथ अनेकानेक आपको अनुसंधान मंत्र जो है विधियां प्रचलित थी। ठीक है, तो ये हमको समाज में धार्मिक स्थिति देखने को मिल रहा है। देवताओं में जो है दो सबसे बड़े बड़ा देवता यहाँ पे इंद्र और अग्नि अब उतने प्रमुख नहीं रह गए थे। हम ऋग वैदिक काल में कल चर्चा किए थे कि इंद्र के लिए 250 सूक्त और अग्नि के लिए 200 सूक्त। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल आते आते इंद्र और अग्नि का जो है ये प्रमुख नहीं रहे थे। इनकी जगह पे उत्तर वैदिक में देवमंडल का सृजन में देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला। तो देवता जो है प्रजापति को यहाँ पे सर्वोच्च स्थान दिया गया। ऋग वैदिक काल के कुछ अन्य जो है गौण देवता भी प्रमुख हो गए। पशुओं के देवता रुद्र ने उत्तर वैदिक काल में महत्ता पाई। ठीक है, जो रुद्र थे पशुओं के देवता उनको ज्यादा महत्ता दिया गया। ठीक है, प्रजापति को महत्ता दिया गया। विष्णु को वे लोग अपना पालक और रक्षक मानने लगे। जो लोग ऋग वैदिक काल में अपने अथर्थ जो है खाना बदोशी जीवन को छोड़ अस्थायी रूप से बस गए थे। इसके अलावा देवताओं के प्रतीक के रूप में कुछ वस्तुओं का भी पूजा यहाँ पे प्रचलित हो गया। कुछ वस्तुओं का पूजा शुरू हो गया। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा के आरंभ का कुछ आभास भी हमको मिलने लगा। यहाँ से जो है उत्तर वैदिक काल से आपको मूर्ति पूजा का हमको आभास मिलता है, यहाँ शुरुआत मिलता है। क्योंकि समाज जो है ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों में विभक्त हो गया था, इसलिए जो है कुछ वर्णों को अपने देवता भी हो गए थे। ठीक है, पूषण पूषण जो है पशुओं की रक्षा करने वाला जो है माना जाता था। ठीक है, शूद्रों का देवता हो गया था पूषण। हालांकि ऋग्वेद में जो है पशुपालक जो है सारी आर्य जाति का मुख्य व्यवसाय था। ऋग्वेद में हम लोग क्या देखे थे कि पशुपालन सारी आर्य जाति कर रही है। लेकिन उत्तर वैदिक काल कल आप आते आते क्या देख रहे हैं कि 4 वर्ण में जो शूद्र है आपका, ठीक है, पशुओं की रक्षा करना जो है देवता उनके कौन बन गए थे, पूषण। ये शूद्रों के देवता हो गए थे। आगे देखिए, देवताओं की आराधना के वे जो भौतिक उद्देश्य पूर्व में थे और इसी काल में ही रहे हैं, लेकिन आराधना की रीति का महान अंतर आया। स्तुति पाठ पहले की तरह चलते रहे, लेकिन वे देवताओं को प्रसन्न करने की प्रमुख रीति नहीं रहे हैं। प्रत्युत यज्ञ करना कहीं अधिक जो है महत्वपूर्ण हो गया था। तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञ क्या हो गया था, ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। और यज्ञ जो है सार्वजनिक तथा घरेलू दोनों रूप में प्रचलित था। सार्वजनिक भी किया जाता था और घरेलू भी किया जाता था। और मैं बताया था कि क्रम कांड इसमें ज्यादा आपको व्याप्त हो गया था। सार्वजनिक यज्ञ राजा अपनी सारी प्रजा के साथ करता था और प्रजा में अक्सर एक ही कबीले के लोग होते थे। निजी यज्ञ अलग अलग व्यक्ति अपने अपने घर में करते थे। ये उस समय की धार्मिक मान्यता था, क्योंकि इसी काल में वैदिक जो है लोग अस्थायी निवास में रहते थे और उनके नियमित जो है कुटुंब भी होते थे। घर के प्रत्येक व्यक्ति अग्नि को आहुति देता था और ऐसा प्रत्येक कर्म अनुसंधान यज्ञ का रूप धारण कर लेता था। यज्ञ में जो है बड़े पैमाने पर पशु बलि भी दी जाती थी, जिसमें खास तौर पे पशुधन का ह्रास होता था। ये जो है एक अभिशाप था, शाप था। और आज भी आपको पता है कि बहुत सारे जो है लोग जो है इस मान्यता को जो है आगे बढ़ाते हुए आज भी इसको मानते हैं। पशु बलि आज भी दी जाती है। अतिथि जो है गोधन कहलाते थे, क्योंकि उन्हें जो है गोमांस जो है खिलाया जाता था। यज्ञों में जो है कर्म के साथ मंत्र पढ़े जाते थे। यज्ञकर्ताओं ने इन मंत्रों का उच्चारण बड़ी जो है सतर्कता से करना होता था। यज्ञ करने वाले यजमान कहलाते थे। ठीक है, कहलाता था। यज्ञ का फल बहुत कुछ इस पर निर्भर माना जाता था कि यज्ञ में जो है मंत्रों का उच्चारण कितनी शुद्धता से किया गया है। यानी मंत्रों का उच्चारण बहुत शुद्धता से किया जाएगा तो ऐसे माना जाता था यज्ञ का फल जो है आपको मिलेगा। वैदिक आर्यों में प्रचलित जो है बहुत से अनुसंधान हिंद यूरोपीय भाषा भाषियों के क्रमकांड से भी मिलते हैं, लेकिन कुछ हिंद भूमि में विकसित प्रतीत होते हैं। आगे देखिए, इन सारे जो है मंत्रों और यज्ञों का सृजन आपका अंगीकरण और विस्तारण पुरोहितों ने किया है, जो ब्राह्मण कहलाते थे। ठीक है, यज्ञों का जो है सृजन करना, इसका अंगीकरण अपनाना, इसको, ठीक है, ये सब काम जो है ब्राह्मणों का रहा है। ब्राह्मण जो है धार्मिक ज्ञान विज्ञान पे अपना एकाधिकार समझते थे। ठीक है, तो ज्ञान विज्ञान पे जो भी धार्मिक ज्ञान विज्ञान है, इस पे एकाधिकार ब्राह्मणों के द्वारा समझा जाता था। उन्होंने बहुत सारे अनुसंधानों को चलाया, जिनमें कुछ जो है आर्योत्तर लोगों से भी लिए। इन सारे अनुसंधानों को
चलाने और उनको विस्तृत बनाने के लिए क्या कारण रहा होगा, यहाँ तो पता नहीं चलता है, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे धन जो है, लोलुपता की भावना रही होगी। आप बहुत सारा अनुसंधान और यज्ञ कराते हैं, आप ये कराइए आपका ये अच्छा हो जाएगा, आप ये करा लीजिए, तो ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि धन का जो है आकांक्षा रहा होगा, ऐसा करने के पीछे योजना हो रहा होगा। आगे देखते हैं। देखिए कहा गया है कि राजस्वरूप यज्ञ कराने वाले पुरोहितों को दक्षिणा में जो है, यहाँ पे देखें 2,40,000 गाय मिलती थी। और मैं आपको बताया था ऑलरेडी, यहाँ पे जिसके पास सबसे ज्यादा गाय वो सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति माना जाता था। और जो भी राजस्व यज्ञ कराएगा तो पुरोहितों को जो दक्षिणा में क्या देगा, 2,40,000 गाय मिलता था। यज्ञ की दक्षिणा में समानता गाय और दासियों को दी जाती थी, जो हम लोग पिछले अध्याय में चर्चा किए थे। साथ साथ सोना, कपड़ा और घोड़ा भी दिया जाता था। ठीक है, कभी कभी पुरोहितों के दक्षिणा में जो राज्य का कुछ भाग भी मांग लेते थे। अब देखिए, हम लोग ऋग वैदिक काल में देखे थे, ये लोग जो है यहाँ पे भूमि दान नहीं मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कभी कभी इनके द्वारा जो है कुछ भाग भी मांग लिया जाता था। किंतु यह की दक्षिणा में भूमि का दिया जाना उत्तर वैदिक काल में प्रचलित नहीं हुआ था। यहाँ पे भूमि दान आपको देखने को ज्यादा नहीं मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ में पुरोहितों को उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम चारों दिशाएं दे देनी है। यदि वास्तव में ऐसा हो तो राजा के पास क्या बचा होगा? अगर दे दिया जाए मान लीजिए चारों दिशा ही, तो राजा के पास क्या रहेगा? तो ऐसा जो है नहीं रहा होगा। अतः इसका यही अर्थ लगाया जा सकता है कि पुरोहित जहां तक संभव हो अधिक से अधिक भूमि हड़पना चाहते थे, परंतु यथार्थ में भूमि अधिक मात्रा में ब्राह्मणों के हाथ नहीं लगी होगी। एक जगह जो है इस बात का भी उल्लेख है कि भूमि जब ब्राह्मणों को दी जाने लगी तो उसने ब्राह्मणों के हाथ जाना अस्वीकार कर दिया। ठीक है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, वैदिक काल में जो है अंतिम दौर में देखेंगे तो पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध यज्ञ और कर्मकांडों के विरुद्ध जो है प्रबल प्रतिक्रिया शुरू हो गई। तो वैदिक काल के अंतिम दौर में क्या देख रहे हैं, ये जो पुरोहित है उनका प्रभुत्व के विरुद्ध जो है यज्ञ तथा कर्मकांडों के विरुद्ध एक प्रबल जो है प्रतिक्रिया शुरू हो गई। ठीक है, अब देखिए इतना सारा कर्मकांड आया तो प्रतिक्रिया तो आना ही है, और प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया। यह प्रतिक्रिया पंचालों और विदेह के राजों में विशेषकर हुई। ठीक है, और देखेंगे तो आपको 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषद का संकलन हुआ। ये उपनिषद का संकलन क्यों हो रहा है? ये जो क्रम कांड व्याप्त हो रहा है तो इसी को लेके उपनिषद का संकलन किया जा रहा है, और उपनिषद में जो है क्रम कांडों को क्या आपको यहाँ पे इसका निंदा किया जाएगा। ठीक है, तो जब इतना ज्यादा कर्म कांड हमारे समाज में आ गया तो इसका प्रतिक्रिया हुआ, और प्रतिक्रिया पंचाल और विदेह राज से शुरू होता है। ठीक है, आगे देखिए। इन जो है दार्शनिक ग्रंथों को कर्मकांड की निंदा की गई है और यथार्थ विश्वास और ज्ञान का महत्व दिया गया है। ठीक है, कर्मकांडों को क्या की गई है? निंदा की गई। उपनिषद में कहा गया है कि अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ब्रह्म के साथ आत्मा का संबंध ठीक से जानना चाहिए। तत्कालीन जो है शक्तिशाली राजाओं की तरह ब्रह्म की परिकल्पना जो है परम सत्ता के रूप में की गई है। पंचाल और विदेह के कई क्षत्रिय राजाओं ने इस प्रकार के चिंतन को अपनाया है और ब्राह्मण धर्म को सुधार लाने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाया है। इसमें जो है सुधार लाया जाए। उनके उपदेशों से अस्थायित्व और अखंडता की भावना को बल मिला, और आत्मा जो है अपरिवर्ती, अविनाशी और अमर है। इस बात पे बल देने के लिए उस अस्तित्व की भावना को बल मिला जिसकी जो है अत्यधिक आवश्यकता क्षत्रिय शासकों के अधीन उदयमान जो है राजसत्ता को थी। आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध की भावना को प्रजा में राजा के प्रति भक्ति जगी। ठीक है, आगे देखिए। उत्तर वैदिक काल में कई महत्वपूर्ण आपको परिवर्तन हुए। जैसे देखेंगे तो प्रदेश जो है, प्रदेशित राज्यों की शुरुआत हुई। युद्ध केवल पशुओं के हथियाने के लिए नहीं बल्कि अब राज्य क्षेत्र पे कब्जा करने के लिए भी होने लगा। पहले हम लोग ऋग वैदिक काल में क्या देख रहे हैं, तो युद्ध क्यों हो रहा था? केवल पशुओं को हथियाने के लिए। यहाँ पे अब क्या हो रहा है? राज्य क्षेत्र को भी कब्जा किया जाने का बात हो रहा है। कौरवों और पांडवों के बीच प्रख्यात महाभारत युद्ध इसी काल में स्थिति में प्रतिबिंबित माना जाता है। आप सभी को सारा स्थिति पता है। आरंभिक वैदिक काल में प्रधान जो है पशुचारी समाज अब कृषि प्रधान हो गया, तो जो पशुपालन करता था वो कृषि प्रधान हो गया, कृषि करने लगा। पूर्व में जो कबायली पशुचारक अब किसान बन गए और बार बार राजस्व और नजराना देकर अपने राजा का भरण पोषण करने में समर्थ हो गए। राजा जो है कबायली किसानों के बुत्ते पे समृद्ध होते गए और उन पुरोहितों को प्रचुर दान दक्षिणा देते गए जो वैश्य कोटि अर्थात आम जनता के विरुद्ध हमेशा अपने अपने ही दाता का पक्ष लेते थे। शूद्र जो है इस काल में छोटा सेवक बन के रह गया। कबायली समाज टूट गया
ठीक है, वर्णों में विभक्त हो गया। देखिए तो जो कबायली समाज थी वो क्या हो गई, टूट गई अब वर्णों में विभक्त हो गई। किंतु वर्ण मूलक भेदभाव पे अत्यधिक बल नहीं दिया जा सका। ब्राह्मणों के सहयोग के बावजूद भी देखेंगे तो राजन्य की आपको राजसूय यज्ञ कराने वाले पुरोहितों को दक्षिणा में यहाँ पे 24,000 सॉरी 2,40,000 गाय आपको मिलती थी। ठीक है, ये हम लोग शायद देख चुके हैं। ठीक है, ये जो है रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग देखे थे अभी कि ब्राह्मणों के सहयोग के बावजूद भी देखेंगे यहाँ पे तो आपको राजन्य जो है, अच्छा नहीं नहीं, ये पेज रिपीट हुआ है शायद, हाँ। राजन्य या क्षत्रिय जो है आपको ध्यान देंगे, राजन्य या जो क्षत्रिय राजतंत्र की स्थापना नहीं कर पाए थे। ठीक है, जब तक कोई राज्य कैसे चल सकता था, जब तक कोई नियंत्रित कर प्रणाली ना हो। ठीक है, तो ये बता रहा है कि आपको 1 मिनट रुकेंगे। देखिए यहाँ पे पेज थोड़ा रिपीट हो गया है। ब्राह्मणों के सहयोग के बावजूद भी, ब्राह्मणों का सहयोग तो मिल ही रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी राजन्य या क्षत्रिय जो है राजतंत्र की स्थापना नहीं कर पाए थे। वजह क्या था कि कोई राज्य कैसे चलता था जब तक कोई नियमित कर नहीं मिल पाता। ठीक है, तो नियमित कर का कोई प्रणाली था नहीं उस समय। वेतन भोगी सेना नहीं था वहां पे, कोई सेना अस्थाई नहीं था। सेना करों के भरोसे ही रखा जा सकता था, परंतु खेती में प्रचलित तरीके का पर्याप्त कर राजस्व को उगाने में गुंजाइश थी। ये सब कहानी थी। ठीक है, बाकी आप लोग क्वेश्चन तो यहाँ से कर ही लेंगे। अभी एक बार हम इसको समराइज कर देते हैं कि आखिर क्या चेंजेस देखने को मिला। ठीक है, ये सब आप लोग डिफाइन कर लेंगे। उत्तर वैदिक अवस्था के बारे में अब बहुत अच्छे से आप परिचित हो गए होंगे। ऋग वैदिक में अपेक्षा उत्तर वैदिक में भौतिक जीवन में क्या अंतर हुआ। ठीक है, राजनीतिक पद्धति में क्या चेंजेज आया। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक संगठन में क्या चेंजेज आया। उत्तर वैदिक काल में वैदिक जनों का प्रसार का विवरण, इस सारे हम लोग धार्मिक मान्यता के ऊपर भी बहुत अच्छे से चर्चा कर लिए। तो सारा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग कर लेंगे। तो बेसिकली हम लोग इस यूनिट में क्या देखें वैदिक काल में। ठीक है, हम लोग दो भागों में बांट के देखे थे, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल हम लोग देखे 1500 से आपको 1000 बीसी, जो पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहला देखे थे इनका मूल प्रदेश क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखे थे कि साहित्यिक विवरण के मदद से हम लोग पूरे कहानी जो है पढ़ने का प्रयास किए। ऋग वैदिक काल में हम लोग देखे थे कि ऋग्वेद का रचना हुआ है। ठीक है, आर्यों का प्रसार उस समय सब सिंधु क्षेत्र में था। इस समय हम लोग भौगोलिक प्रसार पे चर्चा कर लिए थे, आर्थिक जीवन देखे थे, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन। फिर हम लोग यहाँ पे ऋग्वेद में हम लोग देखे थे, यहाँ पे वेद में हम लोग चार टोटल देखे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हम लोग देखे थे कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को जो है अपौरुषेय कहा गया था। ठीक है, इसको वेद त्रयी कहते हैं, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक, हम देखे थे कि ऋग्वेद का हमको सकाल वर्जन भी हमारे पास अवेलेबल है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल, ठीक है, 10,028 सूक्त बताया गया है। मंत्र जो है 10,500 आपको 80 बताया गया है। नए किताब में, पुराने किताब में देखेंगे तो 10,462 बताया गया है। इसमें हम लोग देखे थे कि 2 से 7 तक का मंडल जो है प्राचीन है। ठीक है, और नया मंडल जो है आपको बताया गया 1 और 10 जो है नया जोड़ा गया था। ठीक है, और 10वें में ही आपको यहाँ पे 4 वर्णों का हमको उल्लेख मिलता है, और इससे पता चलता है कि वर्णों का जो है बाद में बात आया। नेक्स्ट हम लोग आज देखे सामवेद। सामवेद में हम बताए कि एज इट इज ऋग्वेद के ही जैसा है। इसको जो है इसमें एक बोलने का, एक जो है कहने का एक तरीका इसमें बताया गया, और इसमें 75 मंत्र केवल अलग है ऋग्वेद से। फिर यजुर्वेद हम लोग देखे, यजुर्वेद में इसको हम क्या बताएं, ये क्रमकांडी वेद था। इसके आते आते जो है हमारे समाज में क्रम कांड का प्रवेश हो गया था। ठीक है, यज्ञों का उल्लेख हम देखते हैं यजुर्वेद में, देखेंगे तो एक शुक्ल यजुर्वेद और एक आपका कृष्ण यजुर्वेद भी हमको मिलता है। लास्ट में सबसे अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है बाद का सबसे है। ठीक है, और इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब का जो है आपको वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में ही पहली बार आपको मगध का भी चर्चा मिलता है। ठीक है, अब हम इसके बाद बात किए थे कि वेदों को जो है समझने के लिए ब्राह्मणगण अच्छी तरीके से समझ पाए, इसके लिए क्या किया गया, यहाँ पे आपको ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया। ठीक है, किसी को चिंतन करना है तो उसके लिए आरण्यक रचना किया गया। फिर लास्ट में देखे कि क्रम कांड हमारे समाज में इतना व्याप्त हो गया, उपनिषद का रचना हुआ। ठीक है, उपनिषद आया और वहाँ पे क्रम कांडों की जो है निंदा की गई। ठीक है, वेदांग भी आपको आया। वेदांग जो है 6 था। चलिए, तो वेदांग 6 था, इसका नाम आप याद रखेंगे। एक था आपको शिक्षा। ठीक है, एक था शिक्षा के अलावा आपका कल्प। ठीक है, व्याकरण, नाम सुन लेंगे, निरुक्त, छंद,
और आपका लास्ट हो गया ज्योतिष। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो भौगोलिक प्रसार के बारे में हम लोग बात ही किए थे कि शुरू में ये लोग सब छंदों क्षेत्र में थे, और आगे चल के जो है ये लोग सरस्वती नहीं, आपको ये नदी गंडक नदी तक जो है इनका प्रसार हो गया। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपको देखेंगे तो इसमें जो है आर्थिक जीवन के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। तो आर्थिक जीवन के बारे में हम लोग क्या देखे थे कि पशुपालन और कृषि जो है इस समय इनके अर्थ जो है व्यवस्था के बारे में पूरा वर्णन करता है। और कृषि को लेके आपको डायरेक्टली देखेंगे तो 24 मंत्र है, और ऐसे ऐसे टोटल 100 मंत्र का वर्णन किया गया है। इससे हमको पता चलता है कि यहाँ पे कृषि का जो है था। शिल्प के बारे में हम लोग बात किए थे, तो यहाँ पे शिल्प था। ठीक है, और देखेंगे तो पूर्व ऋग वैदिक काल में जो है नहीं, ऋग वैदिक काल में आपको लोहे का उल्लेख नहीं था, लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं कि आपको लोहे का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग वैदिक काल में ब्याज को उचित नहीं माना जाता था। ठीक है, बाद में अगर देखेंगे आप तो उत्तर वैदिक काल में जो है कृषि का देखें तो कृषि का जो है यहाँ पे प्रधानता हो जाता है, कृषि पहले से ज़्यादा हो जाता है। कृषि का हमको उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में भी जुताई बुआई और कटाई का आपको बात कहा गया है। ठीक है, नहरों से सिंचाई का भी हमको उल्लेख मिलता है, शिल्पकार आ गए थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब जो है चर्चाएं अपने को मिलती है। ठीक है, बाकी जो है हम लोग इसके ऊपर चर्चा अच्छे से कर ही लिए हैं। ठीक है, परिवार का क्या स्थिति था, वर्ण का क्या था, स्त्रियों का क्या स्थिति थी। ऋग्वेद में हम जैसे बताए थे कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, जैसे लोपामुद्रा को जो है 8वें मंडल में बताया गया है कि उनको संपत्ति का अधिकार था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते क्या ह्रास हुआ, हम ऋग्वैदिक काल में आपसे बात किए थे कि विवाह जो है महिला के संपत्ति से सॉरी संपत्ति नहीं सहमति से की जाती है। देखिए स्पीड में बोलने में कभी कभी जो है टंग इधर उधर हो जाता है। तो महिला के जो है सहमति से जो है विवाह की जाती थी। ठीक है, विधवा विवाह उस समय होता था। ठीक है, इसके अलावा सती प्रथा ऋग वैदिक काल में नहीं था। महिलाएं युद्ध में भी भाग लेती थी। लेकिन उत्तर वैदिक कालीन आते आते क्या चेंज हुआ, तो देखिए परिवार में जो है पिता का महत्व बढ़ गया था। ठीक है, ऐसा हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि एक जगह एक कोटेशन वहां पे लिखा हुआ होता है शतपथ ब्राह्मण में। ब्राह्मण के लिए लिखता है एक वर्ड आपको कि आ जाइए। क्षत्रिय के लिए लिखा जाता है आ जाओ। ठीक है, वैश्य के लिए लिखा जाता है जल्दी आओ। और शूद्र के लिए लिखा जाता है दौड़ कर आओ। तो समान में जो है सामाजिक स्थिति को आपको दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में क्या लिखा जाता है, ब्राह्मण को आ जाइए। क्षत्रिय के लिए लिखा जाता है आ जाओ। वैश्य के लिए जल्दी आओ, और शूद्र के लिए दौड़ कर आओ। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सामाजिक स्थिति में कैसे परिवर्तन हुआ था। वर्ण की स्थिति बताएं, उत्तर वैदिक काल में आपको तो जन्मधारित हो गया था, भेदभाव आ गया था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है द्विज कहलाते थे। ठीक है, ये लोग द्विज कहलाते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। लेकिन शूद्र लोग जो है इस कैटेगरी में नहीं आते थे, इनको जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं था, और ऐसा बताया जाता था कि ये दोबारा जो है जन्म नहीं लेंगे। ठीक है, एक और स्थिति देखने को मिलती है, जो भी पुरुष थे, ठीक है, शूद्र जाति से जो है विवाह कर लेते थे। ठीक है, लेकिन ये प्रतिलोम विवाह का हमको प्रचलन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है शूद्र जाति में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का जो कोई अगर पुरुष होता है तो विवाह कर लेता है शूद्र जातियों में, लेकिन शूद्र जाति का कोई जो है पुरुष यहाँ विवाह नहीं कर सकता था। ऐसा हमको देखने को मिलता है वर्ण व्यवस्था के बारे में। ठीक है, शूद्रों को जो है शिक्षा और संपत्ति का अधिकार से वंचित रखा गया था उत्तर वैदिक काल आते आते। ठीक है, महिलाओं की स्थिति अगर बात करें हम लोग तो इनका कर्तव्य अब निर्धारित कर दिया गया था। ठीक है, इनका जो है अब क्षेत्र सीमित हो गया था। तो इस तरह से महिलाओं की स्थिति में भी हमको गिरावट देखने को मिलता है। ठीक है, महिलाओं को जो है राजनीतिक अधिकार नहीं था, बिल्कुल आप ध्यान से सुन ले। ठीक है, संपत्ति का अधिकार धीरे धीरे इनको जो है कम कर दिया गया था। ठीक है, बाल विवाह अब यहाँ से शुरू हो गया था। ठीक है, आप देख रहे हैं हमारे समाज में जो है कैसे चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो जो ऋग वैदिक काल में बाल विवाह नहीं था, यहाँ से बाल विवाह आपको शुरू हो गया था। खैर सती प्रथा अभी भी नहीं थी। ठीक है, आश्रम प्रथा यहाँ पे आ गया था। जैसे हम बताएं एक ब्रह्मचर्य आश्रम था आपका। ठीक है, एक आपका गृहस्थ आश्रम, एक वानप्रस्थ आश्रम, एक संन्यास। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य में जो है 0 से 25 साल, और आपका गृहस्थ में 25 से 50 बताया गया। वानप्रस्थ में जो है 50 से 75, और आपका संन्यास में 75 से 100 बताया गया। धार्मिक स्थिति के बारे में हम अभी चर्चा किए थे। ठीक है, कि ऋग वैदिक में धार्मिक स्थिति कैसा था, एकेश्वरवादी था। ठीक है, सत्य एक था उस समय। ठीक है, बताया जाता था कि रियल जब है एक ही है, लेकिन आगे चल के जो है बहुदेववाद आ गया था। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि आप इंद्र के लिए जो है 250 सुख देखने को मिला था। वर्षा वज्र गोपाल आर्यों के सहायक कहलाते थे। अग्नि के लिए 200 मिलता था। वरुण सोम वगैरह के लिए जो हमको सुख देखने को मिला है। लेकिन यदि आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल में, तो यहाँ पे जो है ब्रह्म और विष्णु और महेश का कंसेप्ट आ जाता है। ब्रह्म को उत्पत्ति का जो है
जो है उनको बताया जाता है कि उत्पत्ति के लिए वही जो है दायित्व रखते हैं। विष्णु को पालन करता और महेश को जो है विनाश करता यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। और फिर हम बताए थे कि प्रजापति को जो है यहाँ पे सर्वोच्च स्थान मिल गया था उत्तर वैदिक काल आते आते। ये सब बातें आपको याद होगी। ठीक है। उपनिषद जो है, मैं बताया था कि उपनिषद के बारे में ध्यान रखेंगे कि कर्म कांड जब व्याप्त हो गया था, ठीक है, तो उसको लेके ये काउंटर करने के लिए उपनिषद लिखा गया। और उपनिषद जो है ये क्षत्रिय के द्वारा लिखा गया था, क्योंकि कर्म कांड जो है व्याप्त हुआ था वो आपको पता ही है कि ब्राह्मणों के द्वारा जो लिखा गया बात था उससे क्रम कांड आया था। तो इन्हीं को काउंटर करने के लिए यहाँ पे उपनिषद आपको लिखा गया था। ठीक है। आप सभी को पता है अश्वमेध योग के बारे में, हम राजसूय योग के बारे में चर्चा किए थे, सब जो है क्लियर ही होगा। ठीक है। ऋग्वेद में जो है मूर्ति और मंदिर का जो हमको जो है कहीं साक्ष्य वगैरह नहीं मिलता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। ये सब कहानी रही थी। ठीक है। राजनीतिक जीवन के बारे में हम बात किए ही थे। ठीक है। कि आपका जन जन होता था एक। जन का मीनिंग क्या है? यानी कबीले के संदर्भ में हम लोग बोलते थे। यही जन जो है जब बड़ा बन गया, ये जनपद बन गया। ठीक है। इसी जनपद का क्या होता था? एक राजा होता था। यानी बहुत सारा कबीला मिल के, बहुत सारा कबीला मिल गए। अब बहुत सारा कबीला मिल के क्या हो गया? एक यह जनपद बन गया और इसी का एक आपको राजा होता था। राजा जो है इस स्वेच्छा से इसको बलि वगैरह दी जाती थी। इनिशियल टाइम पीरियड में हम लोग देखे थे। ठीक है। ये भी हम लोग बात किए थे कि एक दशराग युग हुआ था। पिछले क्लास में हम लोग इसका बात किए थे। उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो बलि का जो है दो भाग बता दिया गया, एक भाग और भोग। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये सब चीजों का हम लोग चर्चा कर लिए थे। ठीक है। तो ये सब बातें हुई थी। उसके अलावा देखेंगे आप तो आप एक बात और याद रखेंगे, ऋग्वेद। ठीक है। ऋग्वेद का जो है यहाँ पे पुरोहित जो है होता हेत्री कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद आप सामवेद में देखेंगे उद्गाता। ठीक है, याद रखेंगे। यजुर्वेद के लिए जो है अथर्व और अथर्ववेद के लिए ब्रह्म। ठीक है। ये सब बात थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट जो है ये पूछा जाता है। ठीक है। चलिए, तो इतना ही इस चैप्टर में रखते हैं। बाकी आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे, मैं सबमिट करने के लिए आपको आंसर जो है कहाँ सबमिट करेंगे मैं आपको नंबर दे दिया हूँ। ठीक है। तो लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना आंसर राइटिंग करते रहें। हम लोग एमसीक्यू भी जल्दी लेके आएंगे। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह आप लोग देते रहें। ठीक है। चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक जो है पहुंचाने का आप लोग काम कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।